हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर हर बार की तरह आप लोगों के सामने यहां पे हाजिर हूं यकीन 5.0 में लेक्चर नंबर 3 लेके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हमने चार्जेस के बारे में डिस्कशन किया है, हम लोगों ने कूलम्बिक फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया। लास्ट क्लास में हमने काफी क्वेश्चंस किए, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ध्यान से देखा, हमने काफी क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो 11th और 12th दोनों को मिला के बनाए जाते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था, इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था जब सिस्टम ऑफ चार्जेस पड़े होते हैं। आज भी चर्चा जारी रहेगी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड। प्लस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप एग्जाम की बात करें, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से एक क्वेश्चन एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जरूर आ सकता है। ठीक है, चाहे वो गॉस लॉ से रिलेटेड हो, चाहे इस डेफिनेटली डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से हो, या सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से हो, कहीं से भी एक सवाल जरूर फंस सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखें। प्लस ये ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन को केयरफुली यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट हम लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपने ऊपर विश्वास दिखाना है, अपनी कैलकुलेशन पे, अपनी काबिलियत पे। डरना नहीं है। कुछ क्वेश्चन देख के एग्जाम में घबरा नहीं जाना है कि ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है। कई बार देखने में जो चीजें मुश्किल लगती हैं होती उतनी ही आसान है। आसान हम उसको बना सकते हैं अपने विश्वास से, अपने कॉन्फिडेंस से और अपनी स्किल्स से। सो हम अपने आप को और स्किलफुल बनाते हैं, इस चैप्टर में और चीजें डिस्कस करते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले मैं बता देता हूं वही इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ने वाले हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो होती ही रहेंगी, क्वेश्चंस तो हमें करते ही रहने हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्टार्ट कराया था, रिकैप मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये ट्राई किया हो। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ चार्ज पेंडुलम के बारे में कि हमने यहाँ दो पेंडुलम ले लिए हैं। एक पेंडुलम यहाँ ले लिया है, इसकी लेंथ भी हम लोगों ने एल ले ली है। एक पेंडुलम यहाँ कंसिडर कर लिया है, इसकी लेंथ भी एल ले ली है। इसको धागों से बांध दिया है, दो रस्सियों से बांध दिया है, दो धागों से बांध दिया है, जिनकी लेंथ मैंने एल ले ली। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देंगे। दोनों इक्वल चार्जेस हैं, दोनों को रिपल्शन फोर्स फील होगा, महसूस होगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रिपेल होंगे, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा एफ, ये रिपल्शन की वजह से यहाँ की तरफ जाएगा, इस पे लगेगा एक फोर्स एफ। और अगर आप ध्यान से देखोगे, आप किसी एक चार्ज को पकड़ लो, आप किसी भी एक चार्ज पे अगर डिस्कशन करो तो उस पे फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं। अगर मैं इस वाले चार्ज की बात करूं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और जो ये वर्टिकल से एंगल बना रहे वो एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो यहां से हम टेन थीटा इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्टिकल से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से नहीं लेते, एक सेकेंड। तो एंगल मैं यहाँ वर्टिकल से ले लेता हूँ, ये रहा वर्टिकल से एंगल हमारा, ये वाला थीटा है। तो ये वाला एंगल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, इजिली मुझे नजर आ रहा है वो कितना है, एफ डिवाइडेड बाई एम जी। ये मेरा टेन थीटा बन जाएगा। ये पता है ना कैसे आया बेटा, आपका जो एंगल है वो यहाँ पे वर्टिकल से है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट आपका क्या बन जाएगा यहाँ से, ये वाला आपका एक तरीके से हाइट, और ये बेस। तो टेन थीटा होता है ये बेसिकली इस तरीके से एच डिवाइडेड बाय हाइट डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस आप कह सकते हो। तो ये एफ डिवाइडेड बाय एम जी आपको यहाँ से टेन थीटा मिल जाएगा। और दूसरा इस ट्राइंगल से कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, क्योंकि ये लेंथ एल है, ये एल है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोगों ने आर माना था ना। तो ये जो आधी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी मेरी आर बाय टू कहलाएगी। तो इस ट्राइंगल से, ये जो यहाँ पे अब आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल से आप क्लियरली देख सकते हैं एल मेरा हाइपोटेन्यूज है और आर क्या एक्ट कर रहा है, एज अ हाइट, है ना। आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो क्योंकि हमने एंगल ये वाला लिया है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये मेरा बेस हो गया, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये मेरा हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर रहा है, ये मेरे परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, और ये मेरे बेस की तरह काम कर रहा है। ऐसे में आप बता सकते हो ना साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आर बाय टू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज एल। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने टेन थीटा निकाला था और यहाँ से हमने साइन थीटा निकाला था। ठीक है ना। तो आर को आप 2l साइन थीटा लिख सकते हो यहां से। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा एंगल अगर ले लें, अगर हम बोले थीटा बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, अगर हम इसको बहुत ज्यादा छोटा ले लें,
थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा एंगल है, तो आपको याद रखना होता है ऐसे केस में आप टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा लिख सकते हो। छोटे एंगल के लिए लिख सकते हैं, इसको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। क्योंकि जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है ना, जब ये एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो जाता है, वहां पे आप क्लियरली कह सकते हो हाइपोटेन्यूज और बेस ऑलमोस्ट बराबर हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, यहाँ टेन थीटा और साइन थीटा ऑलमोस्ट बराबर है। तो थीटा अगर बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे तो आप साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा था आपका r/12 और टेन थीटा था आपका f/mg था ना। आप इनको आपस में इक्वेट कर सकते हैं ना। यहाँ से फायदा क्या होगा, यहाँ से आप सिंपली r/12 और फोर्स का फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है, यहाँ से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, k² डिवाइडेड बाय r²। यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² डिवाइडेड बाय r²। फिर आप f की वैल्यू डाल दो, यही f की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी, तो आपको यहां से एक r² इधर है, एक r² इधर है, इस r² को यहां मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा आपका r³। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे q² और यहां आ गया 12 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। तो यहां से हमें क्या मिल गया, बेसिकली एक रिलेशन मिल गया r³ का, q² 12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। आप चाहो तो यहां से आप r इजिली निकाल सकते हो। r अगर आप यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा q² इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और इसकी होल पावर, ठीक है ना, mg, और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/3, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, आप क्यूब रूट ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k भी लिख सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से आपको ठीक लगे, चाहो तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो आप q² डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg लिख के इसकी होल पावर, ठीक है ना, mg यहाँ पे लिख के इसकी होल पावर 1/3 इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसा ही एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये सवाल में हमें करना है, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व करके रखा है, आपको ये शेयर भी किया था मैंने। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन बनाया है इसने, बस क्या किया है, टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m, चार्जेस q are suspended from a fixed point by a threads of length l. What is the equilibrium separation when each thread makes an angle theta with the vertical? तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, वही डायग्राम बनेगा यहाँ पे, जस्ट उसने नाम दे दिया टेनिस बॉल। तो ऐसे कंफ्यूज करते हैं, देखो हमें एग्जाम में टेनिस बॉल ले ली, अरे टेनिस बॉल ले लिया, कुछ भी लिया, वो ऑब्जेक्ट ही तो हो गया ना, जिसका मास दे दिया हम लोगों को m है। तो ये दोनों टेनिस बॉल दे दी जिन पे चार्ज हमें दे दिया q है और इनका मास दे दिया हमें m है, और वही पिछले क्वेश्चन की तरह इनकी लंबाई हमें कितनी दे दी, l दे दी, और ये भी बोल दिया कि दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं। ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं वर्टिकल से, दोनों बॉल्स वर्टिकल से बना रही है, और आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इस डिस्टेंस को d कह दिया, पहले हमने r कहा था, इसने यहाँ d कह दिया। तो क्या वही आंसर नहीं आएगा जो भी हमने पूरा सॉल्व किया है? क्या वही आंसर नहीं आना चाहिए जो हमने सॉल्व किया? क्या यही फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? यही आ रहा था ना, q² डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की पावर 1/3, यानी कि यही डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहाँ पे पावर 1/2 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ना होकर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला। यहाँ पे देख लो पावर 1/2 है, बट हमें पावर कितनी चाहिए, 1/3। तो ये फर्स्ट ऑप्शन देखने में लग रहा है, बट यहाँ पावर 1/2 है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पावर 1/3 है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट नहीं। ठीक है ना, ध्यान देना। ओके, हाँ, वैल्यू देखने में तो सेम लग रही है, बट यहाँ पावर 1/2 है और हमें चाहिए पावर 1/3। क्लियर है, ये इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज लीकेज का। चार्ज लीकेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार इस तरीके का सवाल आ गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज लीकेज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज लीकेज। ठीक है, तो ये सवाल बहुत आराम से कर सकते हैं आप, अगर आपने यहां तक की चीजें अच्छे से समझी है तो ये भी आप समझ सकते हैं। उसमें वो कहता है कि ये दो पेंडुलम आपने इस तरीके से हैंग किए हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ना, और आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है वो होता है k² डिवाइडेड बाय जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है, इसका स्क्वायर, यही होता है ना। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसका चार्ज घटा दूं, यहाँ पे चार्ज q था, यहाँ चार्ज q था, अगर मैं चार्ज को कम कर दूं तो क्या ये पेंडुलम पास नहीं आने लगेंगे? खुद सोचो, ये पेंडुलम एक दूसरे से इतनी दूर पे क्यों गए हैं, इतनी दूरी पे क्यों गए हैं, इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन तो यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड करता है ना,
अगर मैं इसका चार्ज धीरे धीरे घटाता जाऊं, इसका भी और इसका भी, तो क्या ये धीरे धीरे पास आते जाएंगे? यही होता है कंसेप्ट ऑफ चार्ज लीकेज। यानी कि अगर वक्त के साथ इनका चार्ज लीक करता जाए, इसका चार्ज घटता जाए, इसका चार्ज घटता जाए, तो ये एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे। ऐसे में सवाल पूछा जाता है, क्या होगा वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी का डिपेंडेंस होगा इनके बीच के डिस्टेंस के साथ? उनके बीच का डिस्टेंस हम बदलते रहेंगे तो उसका वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा? मान लो आपको क्वेश्चन में दे देता है डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया? बेसिकली एक तरीके से चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस इज चार्ज लीकिंग, ये चार्ज लीक कर रहा है, चार्ज लीक पर यूनिट टाइम। मतलब हर सेकेंड कितना चार्ज इससे लीक कर रहा है, कितना चार्ज इससे रेडिएट हो रहा है, या फिर कितना चार्ज ये लीक कर रहा है। लीक समझते हो? जैसे एक बलून है, उसके अंदर पानी भर दो, हल्का सा छोटा सा छेद हो, उसमें पानी निकलता रहता है ना, वैसे इसमें से चार्ज लीक कर रहा है। हर सेकंड कुछ चार्ज इससे बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से ये पास आते जा रहे हैं। अब इसके पास कुछ स्पीड होगी, ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे, तो किसी वेलोसिटी से कर रहे होंगे। तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पूछना चाहता है कि समय के साथ या बेसिकली डिस्टेंस के साथ ये स्पीड कैसे बदलेगी। अगर आपको डी क्यू बाई डी टी दे दिया जाए, मान लो ये कुछ दे दिया जाए, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, हम इसको क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। तो समय के साथ क्या डिपेंडेंस होगी वी की आर से, ठीक है ना। इसको करने के लिए पहले हम लोगों को उस रिलेशन पे आना पड़ेगा जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। हमने आर का रिलेशन पढ़ा था क्यू के साथ। अगर आप ध्यान से देखो, हमने अभी पीछे फॉर्मूला डिराइव किया था, ये पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था। यहाँ पे आर क्यूब क्यू स्क्वायर 2l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, इस तरीके से डिपेंड करता है ना। आप देख सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो आर क्यूब, ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो आप के लिख सकते हो, और इनटू क्या लिख सकते हो? अगर आप ध्यान से देखोगे 2 टाइम्स l, ये भी आप देख सकते हो, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन को के देखा, 2l ये भी एक कांस्टेंट है, लेंथ तो चेंज होगी नहीं, और mg भी कांस्टेंट है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई mg ये भी एक हमारा कांस्टेंट है। बचा क्या यहाँ पे? क्यू स्क्वायर। समझ सकते हो आप, आर क्यूब किस पे डिपेंड कर रहा है? क्यू स्क्वायर पे। यानी कि हम सिंपली समझ सकते हैं कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे जो मेरा आर क्यूब है वो प्रोपोर्शनल किसके है? चार्ज के स्क्वायर पे, क्योंकि वक्त के साथ सिर्फ चार्ज बदल रहा है, चार्ज बदलने की वजह से वो पास आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ आर क्यूब क्यू स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यानी कि मैं क्लियरली देख सकता हूं यहाँ पे, मैं दोबारा से अगर इसको लिखूं तो यहां से मुझे समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू स्क्वायर के। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, मैंने पीछे डिराइव कराया ना अभी पूरा कि आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू स्क्वायर के। इस इक्वेशन को सॉल्व करके यही आया था कि आर क्यूब क्यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आती है? इससे आप क्या सीखते हो? इससे आप ये सीखते हो आर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, क्यू चार्ज है जो उस पे, अगर आप चार्ज को कम करोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस भी घटता जाएगा। देखो ना, अगर आप क्यू को कम करोगे तो आर भी घटता जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? क्यू को क्या लिख सकते हो? यहाँ से सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो ना, आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, लिख सकते हो। अंडर रूट ले लो, अगर आप अंडर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे इसका, तो आर की पावर 3/2 आ जाएगी। तो ये डिपेंडेंस हमें मिल गई, क्यू प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, ठीक है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, जिसको हमने अल्फा कहा था, वो किसके इक्वल आ जाएगा? कुछ कांस्टेंट रख लेते हैं ना यहाँ, q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लेते हैं c r की पावर 3/2। ये कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ऑलरेडी हमें इक्वेशन में इसकी वैल्यू पता है, बट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है ये कुछ कांस्टेंट ही है। तो हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी वो कांस्टेंट टाइम्स 3/2 r की पावर 3/2 -1 इंटू डी आर बाई डी टी। चेन रूल भी लगेगा बच्चों। अगर आप देखो Q और R के बीच में रिलेशन निकाल रहे हो, आप समय से, आप टाइम से दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हो। आप चार्ज से कर रहे हो? नहीं। आप R से डिफरेंशिएट कर रहे हो? नहीं। आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? टाइम। तो अगर आप इसको करोगे तो यहाँ डी क्यू बाई डी टी आएगा, ऐसे ही R की पावर 3/2 करोगे, पावर रूल लगेगा, तो 3/2 आगे आएगा और R की पावर 3/2 -1 जो कि 1/2 हो जाएगा, और इंटू डी आर बाई डी टी भी आएगा। डी आर बाई डी टी का मतलब क्या है? ये इसके बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? हमारा r है। डी आर बाई डी टी का मतलब आप जानते हो? डी आर बाई डी टी का मतलब यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा? वक्त के साथ जो r कम हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी, यही हमें चाहिए। ये मेरी वेलोसिटी बन जाएगी, डी क्यू बाई डी टी अल्फा हो गया, और हमने बोला था अल्फा कांस्टेंट है ना, अल्फा भी एक कांस्टेंट है, यानी कि चार्ज लीकेज, जो हमने चार्ज पर यूनिट टाइम बोला था ना, चार्ज लीकेज जो आप कह रहे थे, ये वही है अल्फा, ये कांस्टेंट है। और ये किसके इक्वल आ गया? c, जो कि एक और कांस्टेंट है, इंटू 3/2। दिस इज ऑल्सो अ नंबर,
तो 3/2 भी एक कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। यहां आ जाएगी r की पावर 1/2 और यहां से क्या आ जाएगा वेलोसिटी। dr/dt का मतलब क्या हो गया यहाँ पे वेलोसिटी। सो dr/dt इज डिफाइंड एज स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आ जाएगा, देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन तीनों कांस्टेंट को एक साथ ले जाओ तो अल्फा इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई सी, ये पूरा कांस्टेंट हो गया और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से आप देख सकते हो ये v नीचे आ जाएगा, दिस इज r की पावर 1/2, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा r की पावर 1/2। या फिर आप वेलोसिटी को इस साइड रख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे r की पावर 1/2 को इधर ले जा सकते हो एंड दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 1/2, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर -1/2। इस तरीके का क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है जहां वेलोसिटी और r के बीच का रिलेशन पूछा था। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से। ये क्वेश्चन लिंक्ड है क्योंकि पहले हमें ये डिराइव करना पड़ता है, यानी हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, फिर हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dq/dt को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कांस्टेंट देगा वो क्वेश्चन में, वो बोलेगा ये कांस्टेंट है। ऐसे में वेलोसिटी और r का रिलेशन ये है। हाँ, अब अगर आप कहोगे सर नीट में इतने सारे क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, क्या ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्या इतना लंबा क्वेश्चन हम एग्जाम में फेस करने के लिए आएगा? सवाल इंपॉर्टेंट ये है। अब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं ऐसा सवाल, बट अब सवाल ये बनता है कि सर क्या ये दोबारा आ सकता है? तो मेरा आंसर ये है कि भैया अगर आ गया तो आप यहां तक डिराइव नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, कम से कम 2 या 3 मिनट आपके ले जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है? आप इसको करने का तरीका यही याद रख सकते हैं, आप इसका थोड़ा सा फाइनल आंसर याद रखिए। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से है, v प्रोपोर्शनल टू r की पावर -1/2, यानी इसको लिख लें कि चार्ज लीकेज वाला कोई सवाल आता है, वहां चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक करता है, जैसे कि यहां दिया है अल्फा, तो ऐसे सवाल में जो वेलोसिटी है वो r की पावर -1/2 पे डिपेंड करती है। या फिर आप छोटे छोटी चीजें याद रख सकते हैं कि r³ q² के प्रोपोर्शनल होता है, हो सकता है सिर्फ ये पूछ ले आपसे क्वेश्चन में, हो सकता है v और r के बीच का रिलेशन पूछ ले, तो इस तरीके का रिलेशन पूछ सकता है। v r पे कैसे डिपेंड करता है, r की पावर 3/2 पे, 2/3 पे, -1/2 पे, -2/3 पे, तो इसका आंसर है -1/2 पे। और ऐसा पूछ सकता है चार्ज r पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये थोड़े से रिलेशंस हम लोगों को पता होंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली डाल सकता है दोबारा से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में। अगर आपको ये एक्चुअली आ जाएगा तो या तो आपको इसका आंसर पता होगा तो सॉल्व कर पाओगे, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे एग्जाम में तो बहुत टाइम ले जाएगा, ठीक है। इवन हम इसको डिराइव कर रहे हैं, इट इज टेकिंग टाइम, राइट। तो इसका मतलब है भाई हमें पता होना चाहिए, हम लोग इसको मान के चले ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या क्या डिपेंडेंस पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि भैया जो Q है वो प्रोपोर्शनल है r की पावर 3/2 के, है ना। और अगर हम ध्यान से देखें V प्रोपोर्शनल है r की पावर -1/2 के। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें याद रखने हैं। ये कब होगा? व्हेन अल्फा, मतलब कि dq/dt हमें क्वेश्चन में दिया जाए वो कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, ठीक है ना। r डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, v वेलोसिटी है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। स्पीड या वेलोसिटी को यहां पे v लिख दिया। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से एक बार देख लें। हल्का सा नीट लेवल से ऊपर जाता है, बट प्रीवियस ईयर में आर्काइव्स में कहीं ना कहीं आपको सवाल दिख जाता है, इसलिए हम इसको जरूर कराते हैं और ये मान के चलते हैं कि अगर आ जाएगा तो हमें इसका आंसर पता होगा। जो आप तैयारी करके जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स इसको याद रख के जाते हैं, क्योंकि डिराइव करने का समय नहीं मिलेगा वहां पे इसको, ठीक है। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस पे आते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। सबसे पहले इसका क्या मतलब है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जब हम दो चार्जेस को देखते हैं, ठीक है ना, मान लो अगर हम ध्यान से देखें तो चार्जेस को देखते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज पड़ा है मेरा Q, और दूसरे चार्ज को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, और दूसरे चार्ज को Q डैश को मान लेते हैं 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसकी वैल्यू यूनिटी है, यूनिटी का मतलब क्या है 1, और पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये वाला चार्ज इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, तो इस चार्ज की वजह से इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं।
या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम इसको 1 कूलम ना माने, हम क्या करें, इस पे जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय इसी का चार्ज, जिस पे फोर्स लग रहा है उसी का चार्ज अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो इसकी फील्ड आएगी। इसकी फील्ड निकालनी है तो इस पे फोर्स, दूसरे पे फोर्स देखो, आपको इसकी फील्ड निकालनी है ना, तो सामने वाले चार्ज पे फोर्स देखो और सामने वाला चार्ज उससे डिवाइड कर दो। अगर आपको इस वाले चार्ज की फील्ड निकालनी है इस पे, तो आप इस पे फोर्स देखो कितना लग रहा है और इसके चार्ज से डिवाइड कर दो। तो यहां से हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रियलिटी में ये होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे क्यू डैश लिख देते हैं। ठीक है ना, आप इसको 1 कूलम अगर नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, अगर आप इसको क्यू डैश से डिवाइड कर देते हैं। अगर क्यू डैश 1 कूलम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स के इक्वल हो जाएगी। यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकली होगी, है ना, सिर्फ न्यूमेरिकली होगी हमारी, यूनिट वाइज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन शॉर्ट जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाल रहे हैं, इस चार्ज की निकाल रहे हैं, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सिंपली ये फॉर्मूला। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप फोर्स की बात करते हैं, अगर आप प्रॉपर निकालना चाहते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता Q इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड करना है, हमें क्यू डैश से करना है। क्यू डैश कट जाएगा तो देख रहे हो आप, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसका फॉर्मूला ये है। यूनिट्स और डायमेंशन भी आप इसकी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, यूनिट्स और डायमेंशन भी हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, एक तरीका तो जो मैंने आपको बताया वो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरे चार्ज को पॉजिटिव मान लो और फिर फोर्स के फॉर्मूले में अगर आप इक्वेट करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो Q और दूसरा चार्ज तो 1 है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, एक तरीका तो ये था कि आप क्या कर रहे थे, फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे और उसको क्यू डैश से डिवाइड कर रहे थे। दूसरा तरीका क्या, फोर्स कैलकुलेट करो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा चार्ज कितना ले लो, 1 कूलम। तो यही फोर्स उसने कहा है किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड when one of the charges is 1 कूलम। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसी को यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, तो कैपिटल Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगेगी वो हम निकाल सकते हैं अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लगेगी अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, इस पे फोर्स राइट साइड लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी। अगर मेरा कोई नेगेटिव चार्ज होता, अगर मैं कोई -Q चार्ज रखता और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता +1 कूलम का, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होती। तो जिस डायरेक्शन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने बोला था यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसी से आप निकाल सकते हो। इस पे अगर आप 1 कूलम चार्ज रखोगे तो फोर्स यहाँ लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी। मान लो आपने यहाँ पे चार्ज रखा, क्यू डैश चार्ज यहाँ पे रखा, तो इस पे फोर्स यहाँ लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, आप इस तरीके से देख सकते हो। ओके, यहाँ पे उसने एक चीज और भी बोली है कि जो चार्ज आप रखते हो वो इतना छोटा होना चाहिए कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको कभी कभी टेस्ट चार्ज भी बोल दिया जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। अब हमारे लिए जो नीट में ज्यादातर जरूरी चीजें हैं वो इसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। बस आपको इतना याद रखना है, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का रियलिटी में फॉर्मूला क्या है। बहुत आसान है, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, वैक्यूम में है। ऑब्वियसली किसी मीडियम में जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। अभी हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, किसी मीडियम में आ जाएंगे तो एप्सिलॉन लिखेंगे। डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया था एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में, क्या है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। ठीक है ना, ये भी हम लोग याद रखें। इसके अलावा यूनिट और डायमेंशन पे डिस्कशन करें, क्या यूनिट होती है, क्या डायमेंशन होती है। सबसे पहले इसकी यूनिट आराम से निकाल सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन है और चार्ज की क्या है, कूलम। तो आप क्लियरली इसको न्यूटन पर कूलम रख सकते हैं, है ना, न्यूटन पर कूलम आप लिख सकते हैं। डायमेंशन की बात करें, फोर्स की डायमेंशन आप जानते हो MLT-2 होती है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है। डिवाइडेड बाय चार्ज को आप लिखते हो करंट इंटू टाइम, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम। तो यहां से इसकी डायमेंशन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर M है और L वैसे का वैसे ही हो गया। यहाँ पे T की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी यहाँ पे, और A की पावर -1, तो इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी।
तो इसकी यूनिट और डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे करने से पहले आपने इसकी डायमेंशन निकाल ली थी पक्का ना? पक्का निकाल ली थी ना? मुझे पता है आप लोग निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। जस्ट डायमेंशन में याद रखना, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती। आप चार्ज को, जब भी आप चार्ज को लिखते हो तो करंट इनटू टाइम करके लिखते हो, और करंट की यूनिट हमें पता है एम्पेयर है और टाइम की सेकंड है ना। इसकी डायमेंशन मेरी ए होती है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, इसकी डायमेंशन ए इंटू टी होती है। चार्ज की अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, उसको यहां से निकालते हैं, डिराइव्ड है वो। इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अगर हम बात करें सुपरपोजिशन, तो कैसे हम सुपरपोजिशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे हमने फोर्स का सुपरपोजिशन किया था, बिल्कुल वैसे ही, जैसे फोर्स का किया था वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3, मान लो मैंने 3 चार्जेस लिए हैं, तो Q1 की फील्ड यहाँ पे ये है E1, है ना। Q1 की वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड हो गई E1, Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में ऊपर फील्ड हो गई E2, Q3 की वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड हो गई E3। एक फील्ड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ऐसी बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो सुपरपोजिशन कर दो। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुपरपोजिशन, यानी कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेक्टर सम कर दे। यानी कि अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और सभी को ऐड कर दोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे हमने फोर्सेस में किया था, आप दोबारा से देख सकते हो। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, केस 1, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो आप इजीली लिख सकते हो। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, आप समझते हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिंपली क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। मतलब इसमें कुछ देखना ही नहीं है, एंगल देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक फील्ड बड़ी होगी, एक छोटी होगी। मैं मान लेता हूं अगर E1 E2 से बड़ा है, अगर E1 E2 से बड़ा है तो यहां पे अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो E1 माइनस E2 आ जाएगी। ठीक है ना। अगर E2 E1 से बड़ा है तो E2 माइनस E1। ठीक है ना। यहां पे ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आए तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली जोड़ सकते हो। किसी एंगल की बात करो, ये हमने फोर्सेस में भी किया था ना, याद है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर है, E2 इधर है, तो आप यहां पे इसका रिजल्टेंट सोच सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही जैसे फोर्सेस में किया था, यानी कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहां अगर आपको थीटा गिवन है तो आप थीटा की वैल्यू डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये सिंपली हो जाएगी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60 कितना होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E1 E2। ठीक है ना। cos 60 1/2 होता है, 1/2 यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डिफरेंट एंगल दे सकता है। ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम हो, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से जाता है। ये भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, है ना। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम हो जाए तो हमारा रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से चला जाता है, यहां से इसका रिजल्टेंट बिल्कुल मिड में से चला जाता है। ये भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें भी हम लोगों को पता है रिजल्टेंट कैसे आएगा। ये आ जाएगा 2E स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा 2E स्क्वायर। यहाँ पे E1 और E2 को बराबर माना है हमने, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। E1 स्क्वायर, ये भी E स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2E स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे आप E स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो अंडर रूट में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले लो तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम कैसे ओपन करते थे, याद है? मैं फिर से बता देता हूं। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे अगर मैं cos थीटा पूछूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 थीटा की जगह मैं थीटा को आधा कर दूं, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना। cos थीटा को मैं ये डाल सकता हूँ, cos थीटा को डाल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आप देख सकते हो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे E है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे
आप देख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 1 को मैं इधर ले जाऊं तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि यहां से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से सॉल्व करके 2e कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ एक 2 और लिखना है आपको, तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2e कॉस थीटा बाई 2। मतलब अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की है और उसमें कुछ एंगल थीटा मिल जाए तो आपके रिजल्टेंट सिंपली 2 cos थीटा बाई 2 आ सकता है। ठीक है ना, तो यानी कि आपका जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा 2e cos थीटा बाई 2 आएगा। ऐसे दे सकता है, मान लो आपसे बोले ये 5 है, ये भी आपकी 5 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ पे भी 5 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ भी 5 न्यूटन पर कूलम है, और इसमें एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 2 इंटू 5 और cos 60 बाई 2 यानी कि cos 30 डिग्री, तो 10 cos 30 डिग्री 10 इंटू रूट 3 बाई 2 5 रूट 3, ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मतलब आपकी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो तो आप ऐसे कर सकते हो। फोर्सेस में भी बताया था मैंने, जब दोनों फोर्सेस सेम हो और एंगल थीटा हो तो 2f cos थीटा बाई 2 लिख सकते हो। यहां पे भी हमने सेम ही चीज की है। ओके, आप देख सकते हो यहां पे अगर एक E1 है एक E2 है तो क्या होगा, ये अगर 90 डिग्री पे होंगे तो सिंपली आपको पता है यहाँ पे E नेट कितना आएगा, cos थीटा तो 0 हो जाएगा, सिंपली जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगती है वैसे ही कुछ आएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और अगर ये दोनों बराबर हो गए, है ना, अगर E1 और E2 बराबर हो गए तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से देखो इस केस में कितना आंसर आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होती है, E√2। अगर ये भी E है ये भी E है तो रिजल्टेंट E√2 आएगा। ठीक है ना, अगर सेम नहीं है तो √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अगर इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, ऑब्वियसली फिर E नेट कितना आएगा, अगर हम E नेट की बात करें, अगर एंगल 120 डिग्री है तो E नेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 120। cos 120 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इनको करा रहा हूं। cos 120 की वैल्यू याद रखना -1/2 होती है। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा प्लस 2E1 E2 -1/2। ठीक है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये फॉर्मूले में बन जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस E1 E2, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। ठीक है, cos 120 की वैल्यू हमेशा याद रखना, ये मेरी -1/2 होती है। अगर यहां पे हमारा E1 E2 बराबर हो जाए, इफ E1 इज इक्वल्स टू E2, यहां पे अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं तो याद रखना ये बहुत स्टैंडर्ड केस है, E नेट मेरा E के इक्वल आ जाता है, क्योंकि ये भी E स्क्वायर ये भी E स्क्वायर ये भी E स्क्वायर, E स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा √E स्क्वायर यानी कि E आ जाएगा। यानी कि 120 डिग्री वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो फोर्सेस के बीच में 120 डिग्री एंगल है तो उसका रिजल्टेंट भी वही आएगा, यानी कि अगर दोनों फोर्सेस सेम है तो रिजल्टेंट भी F ही आएगा। ये बहुत स्टैंडर्ड केस है, ये वेक्टर्स में भी सीखा जाता था, अगर ये E है ये E है तो इसका रिजल्टेंट भी E ही आएगा अगर 120 डिग्री एंगल हो। ठीक है ना, ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड केसेस हैं। ये अगर मैं आप ध्यान से दिखाऊं, ये सारे केसेस मैंने दोबारा से बता दिए, ये वेक्टर्स में भी देखते आ रहे थे, हर चैप्टर में मैं इनको दोबारा एक बार जरूर करा रहा हूं ताकि डायरेक्ट इससे आप लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। जब सुपरपोजिशन लगाना हो तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम किसी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है और या फिर वो नेगेटिव है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी आपको अलग नजर आएगी। लेट मी शो यू कि किस तरीके से आपको अलग नजर आएगा। तो मैं आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी एनिमेशन की फॉर्म में दिखाता हूं। अगर तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को देख लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली बाहर की तरफ, आप देख सकते हो इस तरीके से बाहर जा रही है। ये जैसे कोई रेडियस नहीं होता इस तरीके से, जैसे अगर आप यहाँ सर्कल बनाए तो उसका एक रेडियस होता है, अगर आप यहाँ पे ऐसे सर्कल बना देंगे, ठीक है ना, तो उसका एक रेडियस बन जाएगा। तो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर, 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे इस तरीके से, तो सर्कल का कुछ रेडियस होता है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं रेडियली, बट ये आउटवर्ड्स जाती है।
आउटवर्ड कैसे जाती है आपको मैं दिखाता हूं इस तरीके से। आपको नजर आ रहा है ना, ये बाहर की तरफ जा रही है, दिस इज रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब ये बाहर की तरफ निकलती है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड्स है। वहीं अगर आप एक नेगेटिव चार्ज की बात करो, अगर आप यहां से इसको एक सर्कल बना दो, एक्चुअली इसको सर्कल नहीं हमें बोलना चाहिए स्फीयर। एक पॉइंट चार्ज की फील्ड सिर्फ एक प्लेन में नहीं होती है, एक स्पेस में होती है। अगर यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, वो आपकी तरफ भी देगा, वो ऊपर भी देगा, वो राइट भी देगा, वो मेरी तरफ भी देगा, तो एक स्फीयर बनाएगी। इस स्फीयर का एक तरीके से लाइन रेडियस की तरह काम करती है, इसलिए इसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो उसकी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ध्यान से, तो वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड्स, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर करती है और पॉजिटिव चार्ज से एग्जिट करती है। ठीक है ना, आप इस डायरेक्शन को बहुत ध्यान से देख सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। अगर इन दोनों चार्जेस को एक साथ रख दिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर मैं एक साथ रख दूं, तो क्या होगा, ऐसे केस में पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी, कुछ इस तरीके से। यहां पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव के तरफ एंटर करेगी। आप देख सकते हो नेगेटिव में कभी एग्जिट नहीं कर सकती और पॉजिटिव में कभी एंटर नहीं कर सकती। पॉजिटिव से सिर्फ बाहर जाती है और नेगेटिव सिर्फ एक्सेप्ट करता है, वो गेन करता है, यानी कि नेगेटिव के अंदर एंटर करती है। अगर आप दोनों चार्जेस को एक साथ रख दोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है, हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। अगर ये अकेले अकेले पड़े हैं तो यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन होती है, अगर ये अलग अलग पड़े हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सिंपली हम रेडियल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में निकलती है, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव से रेडियली इनवर्ड। साथ साथ पड़े हैं तो भी मैंने इसकी डायरेक्शन दिखा दी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर आएंगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टीज पे अभी चर्चा करेंगे हम। ठीक है ना, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अगर हम यहाँ पे कोई स्फीयर बनाए, अगर हम ध्यान से देखें, ये एक स्फीयर है, सर्कल नहीं कहेंगे इसको, स्फीयर कहेंगे। ये 3 डायमेंशनल है, तो आप देख सकते हो ये रेडियस है, आप इसका एंगल देखोगे यहाँ से, ये 90 डिग्री है, देख सकते हो ना, ये इसके परपेंडिकुलर, इसके हमेशा 90 डिग्री एंगल पे निकल रही है। अगर आप यहाँ से एंगल देखोगे, ये 90 डिग्री का एंगल बना के निकल रही है। ठीक है ना, ये कैसी है, नॉर्मली निकल रही है स्फीयर के। इमेजिनरी सा स्फीयर लिया है मैंने, तो जो मेरी फील्ड है वो इस तरीके से बाहर जाएगी, दिस इज रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है ना, ये मेरी रेडियली आउटवर्ड्स है और यहाँ फील्ड हमेशा एंटर करेगी, तो ये रेडियली इनवर्ड्स है। ओके, प्लस मैंने आपको इसकी डायरेक्शन भी दिखा दी थी। नेक्स्ट मैंने आपको दिखा दी थी, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए तो ये फील्ड इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंटर करेगी, यहां से भी ये एग्जिट करेगी और यहां पे ये एंटर करेगी, नेगेटिव में हमेशा एंटर करती है। और अगर हम ध्यान से देखें, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए, बनाने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आ जाए, तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है ना, अगर कोई नेगेटिव चार्जेस की तरफ होती है, आप इसको समझने के लिए क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव चार्ज के पास 1 कूलम का चार्ज रख दो, इसी को टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। 1 कूलम का चार्ज रख दो, तो 1 कूलम का चार्ज फोर्स कहां फील करेगा, बाहर की तरफ, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी। है ना, यहाँ पे अगर आप नेगेटिव चार्ज रख दो और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखो, तो 1 कूलम चार्ज फोर्स कहां फील करेगा, लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी। या 1 कूलम का चार्ज सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हम इसकी डायरेक्शन डिटरमिन कर पाए, हमें पता चल जाएगा 1 कूलम का राइट साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, 1 कूलम का चार्ज लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड। 1 कूलम का चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्जेस फ्लोज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्जेस, जैसे कि यह पॉजिटिव चार्ज, हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज, यहां पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोज विद या फिर अलोंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अपनी नहीं है, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, कैपिटल क्यू चार्ज की, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। एक्सटर्नल का मतलब ये इसकी अपनी नहीं है, इट फ्लोज अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, याद रखना, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो अवे फ्लो करता, बट यहां पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे कुछ फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के डिफरेंट तरीके के नियम होते हैं, मैं वो भी दिखाता हूं। एक तरीका तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने का था वो ये देखा है,
आपने देखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया है। आप एक चीज याद रखना, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड लाइन बहुत क्लोज है, आप देख सकते हो फील्ड लाइन बहुत पास है। दूर जाते जाते इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ ये काफी नजदीक है, दूर जाते जाते घटता जा रहा है। एक्चुअली रियलिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती है, दूर जाते जाते वीक होती जाती है। जहां फील्ड लाइंस बहुत पास पास है ना, इमेजिनरी लाइंस जो मैंने बनाई है ये बहुत पास पास है, वहां मैं बोलता हूं उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है। इंटेंसिटी वर्ड होता है मेजरमेंट के लिए, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको नाप रहे हैं। तो इंटेंसिटी जब वर्ड यूज करता हूं आप समझ जाना उसको मेजर कर रहे हैं, उसको नापा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे एक कॉन्सेप्ट है, वो तो समझाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चार्ज पे दूसरे पे फोर्स लगता है, एक की वजह से दूसरे पे फोर्स लगता है। फिर हम इसको एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं। जब मैं उसको मेजर करता हूं, जब मैं उसकी वैल्यू, उसका मेजरमेंट करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड यूज कर लेता हूं। ठीक है ना। या इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि हम उसका मैग्नीट्यूड को या फिर उसकी मेजरमेंट्स को लिखना चाहते हैं। ठीक है। तो हम जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाते हैं, लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर टू नियर टू द चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेटर नियर द चार्ज, ग्रेटर नियर द चार्ज। अगर चार्ज के पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे वो वीक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स वीक, बिकम्स वीक, वीक या वीकर एज वी मूव अवे फ्रॉम चार्जेस। हम जैसे जैसे चार्जेस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक होती जाएगी। तो इसको दिखाने का एक दूसरा तरीका ये भी है, आप देखना यहां से अलग तरीके से दिखाया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, पहले मैंने एक बड़ा एरो बनाया है ना। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पहले मैंने एक बड़ा एरो बनाया है, उसके बाद एरो की लेंथ छोटी कर दी, उसके बाद एरो की लेंथ और छोटी कर दी, उसके बाद बना सकता हूँ और छोटी, फिर और छोटी। यानी कि यहाँ इसके मैग्नीट्यूड को दिखाने की कोशिश की है। इस डायग्राम में लाइन टूट नहीं रही, आप ये मत सोचना लाइन को ब्रेक किया जा रहा है, यहाँ ब्रेक नहीं, सिर्फ इंटेंसिटी दिखाने के लिए पहले बड़ा एरो बनाया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि यहां दिखाने की कोशिश की गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटता जा रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है अगर हम ध्यान से देखेंगे, वीक है, दूर जाते जा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है ना। तो ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है अगर ये, तो उससे हमेशा अवे जाएगी, या नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज जाएगी। यहाँ क्यू ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ चार्ज पॉजिटिव था तो अवे थी, यहाँ चार्ज लेस देन जीरो था तो टूवर्ड्स जा रही है। ठीक है ना। बाकी अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ऐसा पैटर्न नजर आएगा। तो आप देख सकते हो फील्ड लाइन एक दूसरे को कुछ रिपेल कर रही है, नजर आ रहा है। कोई भी फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्शन नहीं दिखा रही, एक दूसरे को रिपेल कर रही है। एक रीजन आ रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख सकते हो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एब्सेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नजर ही नहीं आ रही है इस रीजन में। तो अगर आप दोनों पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर ही नहीं आएगी। हाँ, अगर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखोगे, तो मैंने आपको ये एनिमेशन से भी दिखाया था, तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखेगी। यहाँ पे अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आएगी, वो पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव की तरफ। ठीक है ना। पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव की तरफ। ओके। सो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मैंने सारी प्रॉपर्टीज मेंशन की हैं क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर बच्चों की डिमांड होती है, ज्यादातर बच्चे ये चाहते हैं कि उनको नोट्स सफिशिएंटली मिल जाए। चाहते हो ना आप लोगों को लिखने का भी मौका मिले, आप लोगों को समझ में आ जाए, आपके नोट्स भी पूरे बन जाए। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स पहले से मेंशन कर दी, कुछ पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ, वर्बली सिखा देता हूँ, बट होता क्या है कि हम नोट नहीं कर पाते, सारी चीजों को उतने अच्छे से नहीं लिख पाते, इसलिए मैंने यहाँ नोट करा है। मैं एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा, छोटा छोटा मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना। थोड़े थोड़े ज्यादा लंबी लाइंस नहीं लिखी है, छोटी छोटी लाइन लिखी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहां से स्टार्ट हो रही है अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है तो ये कहां से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव से, कहां एंटर करेंगी, नेगेटिव में। तो ये शुरू होंगी पॉजिटिव से और जाएंगी ये नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंटर्स टुवर्ड्स नेगेटिव। यही पहले पॉइंट पे मैंने लिख दिया है। ठीक है।
सेकंड, डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की निकालनी पड़ जाए तो ये टेंजेंट से निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, और अगर आप यहां पे इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप यहां पे ऐसे टेंजेंट डाल सकते हो, है ना। अब टेंजेंट में तो दो डायरेक्शन आ जाएगी, आप कहोगे सर यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कौन सी डायरेक्शन लेनी है। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर वो इधर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर वो ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करेगा। अगर आपने मान लो यहां 1 कूलम चार्ज रख दिया, अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है ना। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली अगर वो ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पीछे की तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। तो आप अगर यहाँ टेंजेंट डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट डालोगे तो आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। और देखते हैं, जैसे कि हम मैग्नेट में पढ़ते थे वैसे यहां पे भी है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी? याद है, हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इवन 12th में भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ ड्रॉपर्स हैं तो उन्होंने ये चीज सुनी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। आपने किसी भी डायग्राम में मुझे देखा इंटरसेक्ट कराते हुए? नहीं। जब आपने दोनों पॉजिटिव चार्ज भी लिए थे तो उनकी डायरेक्शन ऐसे थी कि वो एक दूसरे को रिपेल करने लग गई थी, पर इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब वही हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इस तरीके का इंटरसेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है, एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कंफ्यूज आ जाएगा, वो कहेगा हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कहाँ जाना है, मुझे इधर जाना है या इधर जाना है। उसको कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है? सोचो आप सड़क पे जा रहे हो, आपको दो साइन बोर्ड दिख जाए, आपको कहे अच्छा आपको जाना है करोल बाग जाना है, तो इधर ले लो या इधर ले लो। आपको ऐसे कैसे हो सकता है, इधर ले लो या इधर ले लो, अलग अलग डायरेक्शन कैसे ले लें, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, है ना। आपको बोले कि मुझे तो पटना जाना है, मैं पटना के लिए इधर लूं या इधर लूं, आपको दो साइन बोर्ड दिख जाए, इधर ले लो इधर ले लो, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ही अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहा है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एक ही डायरेक्शन दिखनी चाहिए, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू अ कंडक्टिंग सरफेस। आप याद रखना, कोई भी कंडक्टर है उससे हमेशा ये नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। मान लो इस तरीके का आपको कोई कंडक्टर दे दे, इस शेप का, अजीब सी शेप का आपको कोई मेटल दे दे, कंडक्टर है ना, ये चार्ज्ड कंडक्टर है, इस पे आपको चार्ज नजर आ रहा है, तो इस तरीके का आपको कोई चार्ज कंडक्टर प्रोवाइड कर दे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, हमेशा सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यानी कि अगर वो ऐसे निकल रही है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा, अगर वो यहां से निकल रही है 90 डिग्री एंगल होगा, यहां से निकल रही है 90 डिग्री, हमेशा यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो कभी भी किसी आर्बिट्री एंगल पे नहीं हो सकती, है ना। तो अगर आप स्फीयर की बात करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ये स्फीयर है, स्फीयर ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से यहां से निकलेगी तो ऐसे निकलेगी 90 डिग्री, यहां से जाएगी तो ऐसे जाएगी। हमेशा सरफेस के कैसे होनी चाहिए, सेंटर से अगर आप एक लाइन जोड़ लो, है ना, तो आपको क्या देती है, नॉर्मल देती है, ऐसे 90 डिग्री एंगल पे ही होगी, है ना। तो यहां से ये 90 डिग्री एंगल पे ही होगी, अगर आप ध्यान से देखो ये नॉर्मली ऐसे जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो वो सरफेस की हमेशा नॉर्मल होगी। ओके, जैसे यहाँ पे भी एंटर कर रही है, आप देख रहे हो 90 डिग्री 90 डिग्री 90, या नेगेटिवली चार्ज सरफेस दे दी, इस सरफेस पे मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहां से निकलेगी बट 90 डिग्री के एंगल पे, और यहां भी एंटर करेगी तो परपेंडिकुलरली एंटर करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई सरफेस ऐसी हो और ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, मान लो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आर्बिट्री एंगल बना के निकले, थीटा लेस देन 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पे निकले, ये पॉसिबल नहीं है, इस एंगल से कभी नहीं निकल सकती। अगर मेटल की सरफेस है, चार्ज सरफेस है, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बना के ही निकलेगी, ठीक है ना। कोई भी सरफेस हो, वैसे तो कोई भी मटेरियल हो, उसकी सरफेस से 90 डिग्री ही एंगल बनाती है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। कोई भी कंपोनेंट अलोंग द सरफेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्ज फ्लो करने लग जाएंगे, और चार्ज फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा। नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, अभी तक हमने 4 पॉइंट्स कंसीडर किए, 5th पॉइंट है, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि इनकी लाइंस के बीच में गैप कितना है।
आप देख सकते हो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन दिखाई गई है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक लूप रख दिया, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर सा लूप नजर आ रहा है ना, आपको ये लूप नजर आ रहा है, रेक्टेंगुलर लूप व्हाइट कलर से जो बनाया दिख रहा है ना। तो आप देख सकते हो इससे कितनी अराउंड 3 या 4 लाइन क्रॉस कर रही है ना। अगर मैं इस लूप को थोड़ा आगे ले जाऊं, ये अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पहली तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैं मान लेता हूँ यहाँ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और यहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 है, दोनों अलग तरीके की है। E1 में आप देख सकते हो कम गैप है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, E2 वाली लाइंस में गैप आपको ज्यादा नजर आ रहा है। तो अगर आप इस लूप को यहां रख रहे हो तो 3 या 4 लाइन इसको क्रॉस कर रही है, और यहां रख रहे हो तो एक ही लाइन क्रॉस कर रही है। तो ऑब्वियसली यहां से हमें नंबर ऑफ लाइंस आइडिया दे देंगी। सेम लूप में यहाँ पे ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ कम कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ लाइन पास पास है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे क्या है, वीक है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, स्ट्रांग है। और यहाँ पे कंपैरेटिवली आप देख सकते हो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और एक बात, यहाँ पे क्या फील्ड लाइंस के बीच का एंगल बदल रहा है, वो पैरेलल है ना एक दूसरे से, यहाँ पे ये पैरेलल है, तो यानी कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस है, लाइंस आर पैरेलल है ना, क्योंकि लाइंस कैसी है, पैरेलल है। यहाँ पे लाइंस आर पैरेलल, फील्ड लाइंस कैसी है, आपस में पैरेलल है, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे भी पैरेलल है, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगेन यहाँ पे भी फील्ड लाइंस पैरेलल है, तो ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वीक जरूर है पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीकर है, यहाँ लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है पर पैरेलल है। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये दोनों में आपस में आपको लग रहा है कि ये पैरेलल है, बट यहां से आप देख सकते हो इनका बीच का एंगल अलग है, इनके बीच का एंगल अलग है, यानी कि इनके बीच में कुछ एंगल है, ये पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉट पैरेलल, है ना। यहाँ फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है। यहां आप देख सकते हो इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा आगे जाते जाते इंटेंसिटी कम होती जा रही है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी बदलती जा रही है। तो दीज आर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप लूप रख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिल रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिल रही है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। ए पे फील्ड लाइन ज्यादा थी, पास पास थी, और बी पे कम हो रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है जब फील्ड लाइंस चेंज करती है। तो आपसे मैं पूछूं एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, खुद सोचो। एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। आप आगे जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाते जाते कम होती जा रही है, तो इसकी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये बात। आप यहां देख सकते हो, यहां पे कंपेयर करने के लिए बोला है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट है, ये सॉरी इसको हम लिख देते, सॉरी ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दे रखी है, ओके, ए बी सी बोल देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप देख सकते हो यहाँ 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ 1 फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, यानी कि यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी सेम है, और यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो आप लिख सकते हो EA इज इक्वल्स टू EC बट इट शुड बी ग्रेटर देन EB। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट सेम है, 3-3 लाइंस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी कम पास कर रही है लूप से, तो यहाँ पे वीक हो गई। द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे एक प्लेट है, इसको हम बोल सकते हैं प्लेट ए। तो यहाँ पे हमारी एक प्लेट है, प्लेट ए, और यहाँ पे एक दूसरी प्लेट मैंने कंसीडर कर ली, लेट अस से प्लेट बी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो आप देख सकते हो ये फील्ड लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। दीज आर पैरेलल फील्ड लाइंस। तो ये पैरेलल है सारी आपस में, इनके बीच की स्पेसिंग भी इक्वल है, यानी कि ये कैसी फील्ड लाइन कहलाएंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल है ना। आप इसको थोड़ा 3D डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट आप ये कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पे मान लो कुछ पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस मेरी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी। यहाँ पे इस तरीके से आपको फील्ड लाइंस 3 डायमेंशन में नजर आएंगी, और फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप होगा वो आपको कैसा नजर आएगा, सेम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज की नॉन यूनिफॉर्म थी, ठीक है ना, एक पॉइंट चार्ज की नॉन यूनिफॉर्म थी, बट ऐसे प्लेट्स में देखोगे तो आपको यूनिफॉर्म नजर आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें, अभी तक कितने पॉइंट्स हमने कर लिए, 5, ये हो गया मेरा 6 पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा 7th पॉइंट,
ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2। आप क्या देख सकते हैं, आप Q1 के पास देख सकते हैं फील्ड लाइन ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं इससे 8 फील्ड लाइंस नजर आ रही हैं आपको, और Q2 में 1 2 3 4 5 6 लाइंस नजर आ रही है। तो डेफिनेटली Q1 और Q2 को अगर आप कंपेयर करोगे, जिससे फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही है उसका चार्ज भी ज्यादा होगा। यानी कि यहां पे हम अलग अलग चार्जेस को कंपेयर कर रहे हैं। हमसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है ना, एक बात तो आपको समझ में आ रही है, यहां पे फील्ड लाइन हमेशा एंटर कर रही है, तो ये मेरा नेगेटिव चार्ज होगा। ये कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। हो सकता है ना दोनों चार्जेस अलग हो सकता है आप यहाँ 5 कूलम रख रहे हो, यहाँ 2 कूलम रख रहे हो, यहाँ 7 कूलम रख रहे हो, यहाँ -3 कूलम रख रहे हो, है ना। यहाँ 5, यहाँ -2, यहाँ 7, यहाँ -3 नेगेटिव रखेंगे यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज रखो, तो जिस चार्ज के आसपास फील्ड लाइन ज्यादा है वो चार्ज भी बड़ा है। यानी कि Q1 और Q2 में अगर आप कंपेयर करोगे तो आप डेफिनेटली कह सकते हो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से यहां पे ज्यादा होगा। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा क्यों होगा, ज्यादा फील्ड लाइंस Q1 के पास है, कम फील्ड लाइन Q2 के पास। और फील्ड लाइन का रेशियो ही एक्चुअली चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। मान लो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे कितनी नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आप मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो फील्ड लाइंस के रेशियो के बराबर ही होता है। वैसे अगर आप एग्जैक्टली काउंट कर सकते हो तो ये 8 डिवाइडेड बाय 6 ही हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप एग्जैक्टली काउंट कर सकते हो। यहाँ पे तो हम अगर काउंट कर सकते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, पर जिस पे ज्यादा फील्ड लाइंस होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहां पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, द फिगर बिलो शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द टू पॉजिटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड EA, EB एंड EC ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C रिस्पेक्टिवली आर रिलेटेड एज। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे A पॉइंट ये रहा, C पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा। ठीक है ना, तो ए पे मेरी 2 फील्ड लाइंस नजर आ रही है, यहाँ बी पे भी 2 फील्ड लाइन नजर आ रही है, और सी पे कोई फील्ड लाइन नजर नहीं आ रही। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ ए पे है और बी पे है वो बराबर है, और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि सबसे कम है। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर इक्वल, और इलेक्ट्रिक फील्ड सी से वहां पे ज्यादा है, क्योंकि सी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर ही नहीं आ रही, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ए और बी पे होंगी, और वहां पे ऑलमोस्ट सेम फील्ड लाइन नजर आ रही है। ये रहा ए, ये रहा बी, आप देख लो, खुद ही देख सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, बट यहां मैग्नीट्यूड तो सेम है। The spatial distribution of the electric field lines due to the charges A, B is shown in the figure. Which one of the following statement is correct? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा चार्ज A होगा, ये B होगा। A से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी, A से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स निकल रही है ना, यहां से भी बाहर निकल रही है, यहां से भी निकल रही है, यानी कि ये तो मेरा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। और बी में जाके एंटर कर रही है, तो ये कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो, ज्यादा फील्ड लाइंस आपको कहां से नजर आ रही है, ए से, एज कंपेयर टू बी। ए में आपको एक्स्ट्रा लाइंस नजर आ रही है एज कंपेयर टू बी। तो स्ट्रेंथ वाइज आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में क्या बोल सकते हो, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, हमारी ए की स्ट्रेंथ बी से ज्यादा होगी। तो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, और ए की जो स्ट्रेंथ होगी वो बी से कैसी होगी, ज्यादा होगी। द 3 आइडेंटिकल point charges as shown are placed at the vertices of the isosceles right angle triangle. Which of the numbered vector coincide in the direction with the electric field at the midpoint of the hypotenuse? तो पहले डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम में कंफ्यूज ना हो। आपको 3 चार्जेस दिए, एक यहां दिया है, ये रहा एक Q, एक चार्ज यहां दिया है, ये रहा एक चार्ज Q, एक चार्ज यहां दिया है, ये रहा एक चार्ज Q। आपको 3 चार्जेस दिए, Q, Q और Q। यहाँ पे 3 चार्जेस दिए हैं। आपसे कह रहा है ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये वाला मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और आपसे कह रहा है हाइपोटेन्यूज पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, हाइपोटेन्यूज पे इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी इस पॉइंट पे, अवे, है ना, इस वाले चार्ज की, है ना। तो मैं इस चार्ज को पिंक से दिखा देता हूं, इस पिंक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे। ये ग्रीन वाला चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इस डायरेक्शन, है ना। ये ग्रीन वाला चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, यहां। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वी डिस्टेंट पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर उतनी नीचे, तो ये वेक्टर्स हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। पढ़ा था ना, जब एक E1 इधर होता है, E2 इधर होता है, तो E1 माइनस E2 हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे की फील्ड कैंसिल आउट कर देंगे। अब आता है ये तीसरा चार्ज,
इस तीसरे चार्ज के बारे में क्या कहना है, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, है ना। इस वाले चार्ज की, इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये जो सेकंड वाला है ये करेक्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इधर एक इधर, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इनको तो भूल जाओ। फिर बचा ये वाला चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूवर्ड्स होती, बट क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा आंसर आएगा, यानी कि सेकंड मेरा करेक्ट है। Two charges 5 microcoulomb and 10 microcoulomb are placed 20 centimeter apart. The net electric field at the midpoint between the two charges. देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे हम दो चार्जेस को रख देते हैं, यहां पे एक चार्ज हम लोगों ने रख दिया, ये चार्ज कितना है मान लेते हैं 5 माइक्रोकूलम, यहां पे एक दूसरा चार्ज रख दिया, ये चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, एक 5 माइक्रोकूलम एक 10 माइक्रोकूलम। और आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पूछ रहा है, इनके मिड पॉइंट पे, यहां पूछ रहा है इनके मिड पॉइंट पे। इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो दोनों चार्जेस से जो ये डिस्टेंस होगा ये होगा 10 सेंटीमीटर ईच, ये भी 10 सेंटीमीटर। अगर आप यहां से देखोगे डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस भी मेरा 10 सेंटीमीटर होगा। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, इस मिड पॉइंट पे निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो पॉजिटिव दोनों की फील्ड देख सकते हो, 5 माइक्रोकूलम की, ये ए बोल देते हैं इसको, बी बोल देते हैं, 5 माइक्रोकूलम की होगी इधर, और 10 माइक्रोकूलम की अगर मैं बात करूं, इस 10 माइक्रोकूलम वाले की फील्ड कहां होगी, लेफ्ट साइड। अगर आप ये 10 माइक्रोकूलम वाले की बात करोगे इसकी फील्ड होगी लेफ्ट साइड। तो एक फील्ड हो गई मेरी E1 और एक हो गई E2। तो फील्ड मेरी नेट फील्ड हमें निकालनी है। डेफिनेटली ये बड़ा चार्ज है तो हमें E1 माइनस E2 निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली लेफ्ट साइड होगी, E1 माइनस E2 हमें निकालना है। ये बड़ा चार्ज है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी, छोटे वाले चार्ज की राइट साइड होगी, है ना। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, यानी कि 5 माइक्रोकूलम की तरफ होगी। आप देख सकते हो 10 माइक्रोकूलम की यहाँ फील्ड टूवर्ड्स 5 की तरफ है, 5 माइक्रो की टूवर्ड्स 10 की तरफ है, और 10 वाले की यानी कि यहाँ पे E1 बड़ा होगा E2 से। ऐसा क्यों, क्योंकि E1 वाले का चार्ज जो है वो ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी, यानी कि टूवर्ड्स 5 माइक्रोकूलम होगी, ठीक है ना। आंसर होगा टूवर्ड्स 5 माइक्रोकूलम, बट कौन सा ऑप्शन में हमें टूवर्ड्स 5 माइक्रोकूलम वाला या तो ये दिया या ये दिया, इनमें से एक आंसर ठीक होगा, बट कौन सा, इसके लिए हम E1 माइनस E2 निकाल लेंगे। E1 का फॉर्मूला क्या डालेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हो K और Q, पहले हम लिख सकते हैं K Q1 डिवाइडेड बाय R, और यहां से आ जाएगा K Q2 डिवाइडेड बाय R। तो यहां से हम K बाई R को बाहर ले सकते हैं, बेसिकली ये आ जाएगा सिंपली Q1 माइनस Q2। तो देखा जाए K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप 0.1 मीटर लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, यानी इसको 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। R को R स्क्वायर करना है, सॉरी R स्क्वायर करना है, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना नीचे, तो R की पावर -2 हो जाएगा। KQ बाई R स्क्वायर होता है, सॉरी R नहीं होता, R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे नीचे इसका स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ पे 10 की पावर -1 था, उसका स्क्वायर कर दिया बेटा, चाहो तो पूरा लिख लो। 10 की पावर -1 है और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और कितना आ जाएगा Q1 माइनस Q2 कितना है 10 माइक्रोकूलम -5, यानी कि 10 -5, और माइक्रोकूलम में माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो यहां से कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 है, नीचे से जाएगा -2 पर +2 हो जाएगा +2, और यहाँ 10 की पावर -6 और इंटू कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, यही आ जाएगा हमारा। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या यही आंसर आएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 9 इंटू 10 की पावर 9 है ना, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 ये आ गया हमारा, और माइनस यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, ओके, इंटू 10 की पावर ये आ गया, सही है। अब कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी इस केस में 45, ठीक है ना। यहां से कितना आ जाएगा आप देख सकते हो 45 आ जाएगा, 5 इंटू 9 45 हो गया, इंटू 10 की पावर कितना हो गया यहाँ पे 11 माइनस 6 यानी कि 5, ठीक है ना, 11 माइनस 6 यानी कि 5 हो गया, है ना। आप इसको कितना लिख सकते हो 4.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, यही मेरा आंसर आ जाएगा, और टूवर्ड्स 5 माइक्रोकूलम, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके,
इसको आप ध्यान से देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, आराम से देख सकते हो। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यही आएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे अगला सवाल क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस 10 की पावर -7 कूलम एंड -10 की पावर -7 कूलम आर प्लेस्ड एट ए एंड बी 20 सेंटीमीटर अपार्ट as shown in the figure. Now calculate electric field at C 20 सेंटीमीटर apart from A and B. तो पहले ना डायग्राम पे बहुत ध्यान से देख लिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, निकालना क्या है। जल्दबाजी में क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो जाते हैं जब हम डायग्राम गलत इंटरप्रेट करते हैं। डायग्राम में क्लियरली यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है 10 की पावर -7, एक नेगेटिव चार्ज है -10 की पावर -7 दिया है। इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। फील्ड कहाँ निकालनी है, फील्ड हम लोगों को निकालनी है एट पॉइंट सी, और ये कितनी दूरी पे दिया है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस भी हम लोगों को 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी 20 सेंटीमीटर का है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी 20 सेंटीमीटर ही दी गई है, यानी कि ए से भी 20 और बी से भी 20। कुछ कुछ अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा है ना। और उसके बाद अब एक एक करके, सबसे पहले मैं इस वाले चार्ज की बात करता हूं, ये जो नीचे चार्ज है 10 की पावर -7, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पे कैसी होगी। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, टुवर्ड्स द चार्ज या अवे। सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसे होती है, टुवर्ड्स द चार्ज या अवे, अवे होती है, दूर जाती है उससे, यानी कि ये इससे दूर की तरफ जाएगी, इस तरीके से होगी, यानी कि यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। मैं इसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो आप देख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेम दूरी पे देख रहे हैं, यानी कि फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पे भी बराबर होगा, बस डायरेक्शन अलग होगी। ये चार्ज और ये चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर है, यानी कि दोनों से सेम दूरी पे, सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, यानी कि ये हो गई ई। अब आप इनके बीच का एंगल सोच लें, इनके बीच का एंगल बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल और ये एंगल तीनों बराबर होंगे, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री होंगे। तो यहां से ये टोटल एंगल जो बचेगा वो होगा 180 - 60, यानी कि 120 डिग्री। तो देखा जाए, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ई दे रखी है, और इनके बीच का एंगल है 120। हमने देखा था जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 हो और दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो तो उसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिड से जाएगा, मिड पॉइंट से जाए, बिल्कुल मिड से जाएगा, बिल्कुल बीच में से जाएगा और सेम होगा। यानी कि यहाँ पे ई नेट हमें पता है बिल्कुल बीच में से जाएगी, और ई नेट मेरा एक्चुअली क्या होगा, वो ई के बराबर ही होगा। यानी कि जस्ट मुझे ई नेट मिल गया, वो ई के बराबर ही है, और ई का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक ही वैल्यू डाल देते हैं, 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, 9 × 10 की पावर 9, और Q की जगह वैल्यू डाल देते हैं 10 की पावर -7, और इसके बाद R क्या है, मेरा जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो है 20 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 0.2 मीटर, या फिर 2 × 10 की पावर -1 मीटर आप इसको लिख सकते हो, यानी 2 × 10 की पावर -1, और इसका नीचे से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ऊपर कितना बना, ऊपर है 9 और 10 की पावर कितना हो चुका है ऊपर, 9 - 7 यानी कि 2, और नीचे कितना आ गया 4 × 10 की पावर -2, तो 9/4 कितना हो गया, 2.25 हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो ये 2.25 हो गया अप्रोक्सीमेटली, 2.2 लिख देता हूं, और 10 की पावर यहाँ पे कितना हो गया है, 4 हो गया। 2.2 × 10 की पावर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही आ रहा है, ये सेकंड वाला ऑप्शन, द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 2.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यहां पे देखते हैं 4 चार्जेस दिए गए हैं हमें। 4 charges are placed on the corners of a square as shown in the figure having side 5 centimeter. If Q is 1 microcoulomb, then the electric field intensity at center will be. तो आप देखो, सबसे पहले एक चार्ज यहां रखा गया, एक चार्ज यहां रखा गया, एक यहां रखा गया, एक यहां रखा गया, और यहां पे चार्जेस अलग अलग है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है। इसको करने का एक तरीका है, क्योंकि इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी बराबर है, सेंटर में है ना, हर चार्ज से जो डिस्टेंस है वो सेम है। ऐसे में क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, जहां पे भी आपके नेगेटिव चार्ज है उनको हटाओ। यहां से देखो, यहाँ -Q कूलम चार्ज है ना, इसको आप हटा के यहां लिख सकते हो,
ठीक है ना, या फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसको हटा के यहाँ लिख सकते हो। अगर आप इसको यहां से हटा रहे हो माइनस क्यू को, तो यहाँ प्लस क्यू लिख देना। अगर यहाँ माइनस टू क्यू को हटा रहे हो तो यहाँ प्लस टू क्यू लिख देना। ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आमने सामने वाले चार्जेस को देखो, है ना, ये आमने सामने वाले चार्जेस हैं, ये आमने वाले से, इनको नहीं देखना आपस में, क्योंकि यहाँ फील्ड नहीं निकालनी है, फील्ड यहाँ निकालनी है। एक चार्ज इधर है, एक इसके सामने है, तो इस चार्ज को आप हटा सकते हो। एक काम करो, ये माइनस टू कूलम है ना, तो माइनस टू कूलम को हटाओ और यहाँ लिख दो प्लस टू क्यू, तो आप इसको लिख सकते हो प्लस टू क्यू। ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि प्लस टू क्यू की जो फील्ड होगी वो इधर होगी, और सॉरी माइनस टू क्यू की जो फील्ड है, माइनस टू क्यू कूलम की जो फील्ड है इस पॉइंट पे, वो ऊपर की तरफ होगी, और प्लस टू क्यू की भी इधर होगी। यानी कि मैं माइनस टू क्यू यहां लिखूं या प्लस टू क्यू यहां लिखूं, एक ही बात है। अरे मैं यहाँ माइनस टू क्यू लिखूंगा तो भी इसकी फील्ड इधर होगी, अगर मैं यहाँ प्लस टू क्यू लिखूंगा उसकी फील्ड इस पॉइंट पे भी इधर होगी। यानी कि यहाँ से माइनस टू क्यू हटा के यहाँ प्लस टू क्यू लिख सकते हो। तो आप इस चार्ज को यहाँ से हटा दो, इसको रिमूव कर दो, यहाँ से मिटा दो, भूल जाओ कि यहाँ पे कोई चार्ज था। वैसे ही यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसको अगर आप हटा के यहाँ डालोगे तो माइनस क्यू लिख सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस क्यू की जो यहाँ फील्ड है वो नीचे की तरफ होगी और माइनस क्यू की भी यहाँ नीचे की तरफ होगी, तो आप इसको भूल जाओ। यानी कि इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो अब मेरे सिस्टम में क्या बचा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक चार्ज यहाँ बचा टू क्यू माइनस क्यू, कितना हो गया ये क्यू। तो मैं मान के चलूँ यहाँ पे क्यू चार्ज पड़ा है, और यहाँ टू क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे भी कितना चार्ज हो गया अगर आप ध्यान से देखोगे, क्यू। अब आप इन दोनों की फील्ड देख लो। सबसे पहले इस वाले चार्ज की फील्ड देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, है ना, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई। और इस वाले चार्ज की फील्ड देखो, दूसरे वाले चार्ज की, यानी कि इस वाले चार्ज की अगर बात करो, इसकी फील्ड इधर की तरफ होगी। और क्योंकि ये स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, है ना, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम मैग्नीट्यूड की होगी, क्योंकि ये भी टोटल चार्ज क्यू है, यहाँ पे ई, ये क्यू चार्ज है, इसकी फील्ड ई, तो दो ई है ना, बेसिकली यहाँ पे दो फील्ड है हमारी, ये भी ई, ये भी ई, और इनके बीच का एंगल हमें पता है 90 डिग्री। याद है इसका रिजल्टेंट हमने सीखा था अभी पीछे, ऐसे में रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से जाएगा, यानी कि नेट फील्ड ऊपर की तरफ होगी, है ना, नेट फील्ड ऊपर की तरफ होगी, और कितनी होगी, ई रूट टू। ठीक है ना, ई रूट टू नेट फील्ड होगी। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, आप रिजल्टेंट देखना चाहते हो तो टू ई कॉस थीटा बाई टू से निकाल सकते हो, तो टू ई कॉस 45 डिग्री, ये आ जाएगा ई रूट टू, क्योंकि कॉस 45 वन बाई रूट टू होता है। ठीक है, मैंने प्रूफ भी कर दिया है, आप देख सकते हो। बस अब यहाँ आप नेट फील्ड निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे ई रूट टू डाल दो। ई की जगह क्या लिख सकते हो, ई क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय रूट टू। के हो गया मेरा 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज मेरा कितना है, क्यू, क्यू कितना चार्ज दिया हम लोगों को, बोलो। क्यू की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 1 माइक्रोकूलम, क्यू इज 1 माइक्रोकूलम, यानी 10 की पावर -6 कूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आपको पता है इसकी एज लेंथ 5 है, इसका डायगोनल 5 रूट 2 होता है, बट ये वाली साइड की अगर आप बात करोगे यहां से यहां तक, ये 5 बाय रूट 2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो डायगोनल है वो 5 रूट 2 है, उसका हाफ, ये डायगोनल का आधा है, 5 रूट 2 का हाफ यानी 5 बाय रूट 2। तो यहां से आपका ये जो डिस्टेंस है वो 5 बाय रूट 2 का स्क्वायर है ना, और मल्टीप्लाई बाय रूट 2। यहाँ पे मैं सॉल्व करके इसको लिख देता हूं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर 9 था, ठीक है ना, और 10 की पावर 9 माइनस 6 यानी 10 की पावर यहाँ पे हो गया 3। रूट 2 को ऐसी 1.414 लिख सकते हैं हम, और नीचे कितना है मेरा 25, और ऊपर कितना चला जाएगा आपका 2। ठीक है ना, ऊपर कितना चला जाएगा आपका यहाँ पे 2 चला जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये 9 है, नीचे 25 है, ऊपर कितना हो गया, ये 9 इंटू 2.8 अप्रोक्सीमेटली, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 25। ओके, और क्या है यहाँ पे 10 की पावर कितना है, नीचे कितना था, ये सेंटीमीटर में था क्या नीचे, हाँ सेंटीमीटर में था बेटा, ये नीचे सेंटीमीटर में था, तो नीचे 10 की पावर 4 भी आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। तो जब आप इसको लिखो तो ये 5 बाई रूट 2 सेंटीमीटर में था, तो 10 की पावर -2 भी लिखना और इसका स्क्वायर करना, इसलिए पावर -4 आ रहा है, तो ऊपर ये पावर 4 + 3 यानी कि 7 आ जाएगा। अब इसको अप्रोक्सीमेट आपको कैलकुलेट करके बताना है, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 2.8 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 9। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आपको निकाल के देखना है कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, कौन सा ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट आपको नजर आ रहा है वो आप लोगों को मार्क करना है। ठीक है ना, ऑब्वियसली सबसे जो क्लोजेस्ट होगा
वो ये 1.02 वाला होगा, क्योंकि देखो ना अगर आप इसको 10 मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, तो 10 इंटू 28, 10 इंटू 2.8, तो ये 28/25 अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो गया, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 ही होगा, 2.8 इंटू 9 अप्रोक्सीमेटली 25 होगा, और नीचे 25 है तो 1 के आसपास ही आएगा। यानी कि जो आंसर है सबसे क्लोजेस्ट वो ये है, 1.02 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम अपवर्ड्स। ओके, अप्रोक्सीमेटली कोशिश करा करो, जैसे ही कैलकुलेशन में फंस जाओ एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सोचो 10 होता है ये, तो ये 28 हो जाता बाई 25, 1 के आसपास आ रहा है, 2 के आसपास तो नहीं आ रहा ना, है ना। और यहाँ पे वैसे भी 9 है, यानी कि 2.8 इंटू 9 करोगे तो 28 से थोड़ा सा कम ही आएगा, डिवाइडेड बाई 2.5 करोगे यही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, न्यूट्रल पॉइंट, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। हमने देखा था जब हम 3 चार्जेस रखते थे, याद है, 2 चार्जेस सेम पोलैरिटी के होने चाहिए, तो उसके बीच में एक आपको ऐसा पॉइंट मिलता था जहां नेट फोर्स 0 होता था। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, एक्चुअली जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहीं नेट फोर्स तीसरे चार्ज पे हमेशा 0 होगा। यानी कि अगर आपको 2 चार्जेस सेम पोलैरिटी के, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, उस लाइन पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वहीं पे आप नेट फोर्स भी 0 कह सकते हो। ये वही पॉइंट है, और ये हम लास्ट टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें पता है अगर ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने लास्ट टाइम ढूंढा था जहां चार्ज रखेंगे उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, याद है। उसके लिए हम x1 और x2 निकालते थे। करने का तरीका क्या है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, ये पॉजिटिव चार्जेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, अगर हम ध्यान से देखें, पॉजिटिव चार्जेस की राइट साइड होगी, नेगेटिव ये वाला भी पॉजिटिव चार्जेस की इधर होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर होगी, एक इधर होगी E1, दोनों को बराबर कर देंगे, है ना। E1 और E2 को यहाँ पे आप बराबर कर दोगे, वही फॉर्मूला आ जाएगा, KQ1 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू KQ2। अब x2 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे x2 को आप r माइनस x1 लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा r माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करने पे x1 का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था। अगर आप Q1 से डिस्टेंस देख रहे हो तो ये डिस्टेंस कितना आया था, अंडर रूट Q1 इंटू आर डिवाइडेड बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2। अगर आप दूसरे वाले से देख रहे हो, x2 देख रहे हो, तो आएगा अंडर रूट Q2 आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 प्लस Q2। ये आपका रिवीजन भी हो गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए थे, लास्ट टाइम भी हमने न्यूट्रल पॉइंट्स निकाले थे। अब ये न्यूट्रल पॉइंट पे जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आप यहां कोई भी चार्ज रख दो भाई, अगर कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बेसिकली हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो अगर आप फोर्स की बात करते हो तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हो तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमें फोर्स देता है। अनलाइक चार्जेस, यानी कि अगर दोनों चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हुए, तो मैंने कहा था इस लाइन पे आपको कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। अगर वो -3 कूलम है तो आप सिर्फ 3 देखो, अगर वो -1.5 कूलम है तो आप सिर्फ 1.5 नोट करो, उसका मैग्नीट्यूड देखो। यहां 2 चार्जेस हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनमें से एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, एक का कम जरूर होगा, अगर एक जैसे चार्जेस नहीं है तो ऐसे में न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं मिलेगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलेगा। किसकी तरफ मिलेगा, छोटे वाले चार्ज। मैं मान लूं अगर यहां पे Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है किससे, Q1 के मैग्नीट्यूड से, मान लो ये -6 माइक्रोकूलम है और ये 3 माइक्रोकूलम है, तो ये बड़ा हो गया एक तरीके से, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया एक तरीके से, जबकि ये -6 है बट मैग्नीट्यूड तो बड़ा है ना। तो छोटे वाले चार्ज के बाहर हमें ये पॉइंट मिलेगा। अब हम इस डिस्टेंस को x2 बोल देते थे, है ना, याद है, इस डिस्टेंस को हम कुछ x बोल देते थे या x2 बोल देते थे। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता था, वही जो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम। अगर मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना, आप इसको x या x2 जो भी बोल दो, यहां पे क्या होता था, जिस चार्ज से आप देख रहे हो वो चार्ज इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बड़ा वाला चार्ज माइनस छोटा वाला चार्ज, बिगर चार्ज माइनस स्मॉलर चार्ज। ये लास्ट क्लास में भी कराया था, इसलिए मैं दोबारा से नहीं करा रहा, जस्ट आपको दोबारा से दिखा रहा हूं। यहीं पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। 2 point charges of 20 microcoulomb and 80 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Where will be the electric field strength be 0 on the line joining the charge from 20 microcoulomb? तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है, एक चार्ज आपको यहां पे दिया गया है 20 माइक्रोकूलम का, है ना, तो ये मेरा चार्ज जो दिया गया है वो 20 माइक्रोकूलम है, और दूसरा मेरा 80 माइक्रोकूलम है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको मैं r कह देता हूं, ये मेरा 10 सेंटीमीटर है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो 20 से, यानी कि ये डिस्टेंस मैं x1 कह देता हूं, तो x1 सिंपली कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ
20 है ना, ये 20 माइक्रो कूलम है ना, तो अंडर रूट ऑफ 20 है ना, माइक्रो को रहने दो क्योंकि चार्जेस डिवाइड भी होंगे तो अपना आप ही कट जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 20 प्लस अंडर रूट ऑफ 80। ठीक है ना, ये हमें मिलेगा ओवरऑल। आप देख सकते हो अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को लिखते हैं 4 इंटू 5 यानी कि 2 रूट 5 इंटू 10, नीचे आ जाएगा यहां से 2 रूट 5 प्लस 80 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 80 को थोड़ा ध्यान से देखो, अंडर रूट 80 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 4 मतलब ये कितना हो गया, जैसे यहाँ पे हमने 20 को क्या लिखा था, हमने 2 रूट 5 लिखा था है ना, तो क्योंकि हम इसको 80 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 20 है ना, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5, 2 इंटू 2 रूट 5, 2 इंटू 2 रूट 5 हम इसको लिख सकते हैं, 4 रूट 5 हो सकता है क्योंकि 4 को जब आप अंदर ले जाएंगे 16 5 से 80 हो जाएगा, यानी कि इसको 4 रूट 5 लिख सकते हैं, ये बन गया मेरा 4 रूट 5। ठीक है ना, अब देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा आपका 20 रूट 5 और नीचे आपका आ जाएगा 8 रूट 5। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, रूट 5 से रूट 5 आपके कट गए, ऊपर आ गया आपका 10, नीचे आ गया 4, तो ये कितना आ गया आपका 2.5 है ना, ये आपका कुछ 2.5 आ गया। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन में दोबारा से देख लेता हूं, ये यहाँ 20 था, इसको हमने 2 रूट 5 लिखा, अच्छा नीचे 6 है, सॉरी कैलकुलेशन गलत कर दी, नीचे 6 है, सॉरी एक सेकेंड, ये 20 रूट 5 था, नीचे 6 रूट 5 था, मैंने 8 लिख दिया, 6 रूट 5 था, ये कट गया। हाँ अब कितना आ गया, ये 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है 3.33, ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर में, 3.33 सेंटीमीटर, अगर आप मीटर में लिख रहे हो 0.033 मीटर। अब सही है, मैंने 8 लिख दिया था नीचे इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था, एक बार ध्यान से देख लेना, जस्ट एडिशन गलत कर दिया था, यहाँ 4 और 2 है, यहाँ पे मैंने 4 और 4 ऐड कर दिया था, तो ये 6 रूट 5 आ जाएगा। आसान है, इजी है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं क्योंकि किसी चार्ज पार्टिकल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उसके साथ क्या होता है, उसका मोशन किस तरीके से होता है, इस पे चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, यहां पे आपने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है Q है ना, और रेस्ट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपने, यूनिफॉर्म, जो चेंज नहीं कर रही, इजी करने के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो भी फोर्स लगेगा बट वो बदलता रहेगा, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा, उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। तो फोर्स होना चार्ज पार्टिकल, अगर आपसे पूछे फोर्स क्या लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, तो वो लगेगा QE। आप याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज की नहीं है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल को किसी और चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ये इसकी अपनी फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो अलोंग द फील्ड मूव करेगा। ठीक है ना, ये मैंने पहले भी बताया था, इफ Q इज पॉजिटिव, अगर Q क्या है पॉजिटिव, देन फोर्स विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहाँ पे फोर्स पैरेलल होगा। बट इफ अगर क्या हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इफ चार्ज कैसा हो जाए नेगेटिव, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, वो आगे की तरफ नहीं लगेगा, वो पीछे की तरफ लगेगा, तो क्या होगा, देन फोर्स विल बी एंटी पैरेलल, इस केस में फोर्स कैसा होगा, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, तो अगर आप यहां एक प्रोटॉन को छोड़ दो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ फ्लो करेगा, इनिशियल स्पीड 0 है, धीरे धीरे उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की बात करोगे वो भी स्पीड अप करेगा बट वो पीछे की तरफ मूव करेगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, सो यहां पे अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो आप कह सकते हो, अभी आपने फोर्स देखा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था, अगर हम ध्यान से देखेंगे वो था Q इंटू E। अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो आप फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा QE डिवाइडेड बाई M। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, वेलोसिटी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो v निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू यू, अगर मेरा जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना है मेरा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, v इज इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, है ना। तो ये मेरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, है ना, समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी क्लियरली हमें फंक्शन ऑफ टाइम हमें यहां से मिल जाती है। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस एक्स, अगर वो क्वेश्चन में बोले डिस्टेंस के साथ, ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया था, तो ये टाइम के साथ फंक्शन था, पोजीशन के टर्म में पूछ रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मैं पोजीशन की टर्म में पूछ रहा है तो हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, यानी कि 2ax, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यानी कि यहां पे क्या लिखोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू मेरा जीरो है, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन की जगह क्या डालेंगे, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 क्यू ई एक्स डिवाइडेड बाय, तो आप देख सकते हो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइनल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। यहां आप पोजीशन की टर्म्स में लिख रहे हो और यहां पे आप टाइम की टर्म्स में लिख रहे हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हो, ये v इजिकल्स टू यू टी प्लस v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, या s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कब लगता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां पे फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहां पे लगा सकते हो अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है। यहां पे अगर हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले रहे हैं तो ये सारा एक्सप्रेशन आ रहा है, आप वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन देख रहे हो, पोजीशन के साथ देख रहे हो। ऐसा हो सकता है इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, मान लो पहले से इसी डायरेक्शन में जा रहा हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो आप यू की वैल्यू यहां डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन, बट उससे पहले काइनेटिक एनर्जी भी यहां लिखी है, पहले हम इसको भी देख ही लेते हैं, जब वो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी देख ले। तो काइनेटिक एनर्जी भी आप इजीली निकाल सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, अभी हमने पीछे देखा था ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हो, अगर आप पोजीशन की टर्म में निकाल रहे हो तो 2 क्यू ई एक्स बाई एम, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 2 क्यू ई एक्स डिवाइडेड बाय एम, ये कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, क्यू ई एक्स, तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर आप टाइम की टर्म में निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, अगर आप टाइम की टर्म में निकालना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी वहां से आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना था मेरा 80 था, यानी कि क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी का स्क्वायर, है ना। तो यहां से एक फॉर्मूला और आ गया काइनेटिक एनर्जी का, आप देख सकते हो यहाँ पे m है, नीचे m स्क्वायर बनेगा, यहाँ आएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये टाइम की टर्म में आ गया, ये पोजीशन की टर्म में आ गया, ठीक है ना। बट इन केस में अभी मैंने इसकी डायरेक्शन क्या मानी थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानी थी, बट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अलग तरीके का पाथ देख सकते हैं। इसमें आप देखो ध्यान से, पार्टिकल पहले से किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप देख सकते हो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू हुई है, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो मान लो एक चार्ज पार्टिकल है वो आगे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू ले लिया, वो आगे की तरफ जा रहा है, किस इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, यू से, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, बट आप देखो इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो कैसी दी है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो 90 डिग्री एंगल पे है ना। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ इसको फोर्स देगी, और यहां पे जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, याद रखना, यहां पे चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा था और फोर्स ऊपर लग रहा है, ऐसे में आपको जो फोर्स ऊपर की तरफ मिल रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, बट फाइनली आपके पास ऊपर जाते जाते आपके पास एक स्पीड आएगी, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अरे जैसे प्रोजेक्टाइल में करते थे,
प्रोजेक्टाइल में हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते थे, उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होती थी, याद है क्यों? याद आ रहा है? प्रोजेक्टाइल में करते थे आप, अगर आप उसको कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड देते थे, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते थे तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहती थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। यहां भी अगर आपने इसको कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड दी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना? तो आप याद रखना यहां पे भी नो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में आपको कोई फोर्स नहीं मिल रहा है ना, नो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, सो नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो मतलब एक्स डायरेक्शन की स्पीड नहीं बदलेगी, यानी कि ये ऊपर जाता जाएगा, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। बट अगर आप इसकी स्पीड देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगी, एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड सेम रहेगी। उसने बोला है यहां से लेके यहां तक, बस इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां से कहां तक है आप देख सकते हो, जीरो, यहां से लेके यहां तक, एक्स डिस्टेंस तक ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है। या फिर एक्स डिस्टेंस तक आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कितनी हाइट गेन कर लेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स। तो ये सीधा नहीं निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये सीधा चलता जाता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये ऊपर जाएगा। बट इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इज यू। ये कैसी है, कांस्टेंट है। कितना डिस्टेंस चल रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन बता सकते हो? कितना डिस्टेंस चला इसने अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स। तो आपसे पूछ सकता है कितना टाइम लगेगा, तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन ये चेंज नहीं करेगी, वो हमें कितनी दे रखी है, यू। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम लगा इसको यहां तक पहुंचने में, एक्स डिवाइडेड बाय यू। कितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने में इसको, एक्स डिवाइडेड बाय यू। यहां से यहां तक पहुंचने में इसको एक्स बाय यू लगेगा, मतलब अब वो यहां से यहां ना पहुंच के वो यहां से यहां पहुंचेगा, पर कितने टाइम में पहुंचेगा बोलो, एक्स बाय यू। अब आपसे बोल सकता है कितनी हाइट गेन करेगा। इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी वाई डायरेक्शन में, अगर आप ध्यान से देखोगे अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर आप अलोंग वाई डायरेक्शन बोल रहे हो तो अलोंग वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन है ऊपर, है ना। अलोंग वाई डायरेक्शन आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, जो भी हमने पीछे निकाला था क्यू ई बाई एम, है ना, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी, जीरो थी। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में थी नहीं। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे वाई डायरेक्शन में तो आप बोल सकते हो वाई इज इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहां से आप वाई निकाल सकते हो, क्योंकि यू वाई मेरा जीरो है, हाफ ए वाई मेरा कितना है, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, ये हो गया मेरा क्यू ई बाई एम। और t की जगह हम क्या डाल सकते हैं, x बाई यू, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहां से y की इक्वेशन क्या बन गई, क्यू ई डिवाइडेड बाय 2m और u स्क्वायर और x स्क्वायर। क्या यहाँ y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा है, आपको दिख रहा है? यानी कि ये पैराबोला है। कैसी इक्वेशन है, पैराबोला। जैसे प्रोजेक्टाइल में होता था, बिल्कुल सेम केस है। प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता था तो इस तरीके का पैराबोला था, या एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऐसा पैराबोला है, स्माइल वाला। आप देख सकते हो ये स्माइल पैराबोला है। जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, इस पेन को मैं आगे की तरफ फेंकूं तो ये पेन ऐसे नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। और अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो तो ये पेन ऐसे जाता है ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ ये स्माइल की तरह जा रहा है। यानी कि इसका आपसे बोले ट्रेजेक्ट्री कैसी है, तो ट्रेजेक्ट्री पैराबोला है। ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोला। इससे पहले ट्रेजेक्ट्री कैसी थी, स्ट्रेट लाइन। आप अगर पहले वाले केस की बात करो, यहां पे ट्रेजेक्ट्री हमारी कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी, सीधा सीधा चल रहा था। बट इस वाले केस में क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी परपेंडिकुलर है। आप लिख सकते हो in this case initial velocity is perpendicular to electric field। हमारी इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसीलिए हमारा जो पाथ है वो पैराबोला होगा। ठीक है ना। किसी भी टाइम पे आपसे वेलोसिटी पूछी जा सकती है, यानी कि वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बोल सकता है। आपकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, वी एक्स तो हमेशा आपका क्या रहेगा, यू रहेगा। बट वी वाई आप लिख सकते हो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यानी वी वाई हमें पता है वो क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी होगा। तो आप यहां से आप किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, यानी कि अंडर रूट यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय
क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। तो ये टोटल स्पीड आप किसी भी टाइम पे उसकी निकाल सकते हो। ओके, सो ये जो मोशन है यहां पे चार्ज पार्टिकल का अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किस तरीके का मोशन होगा वो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड e, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t। तो यहां काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले पढ़े हैं आपने। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक पोजीशन की टर्म में और एक टाइम की टर्म में, ठीक है ना। एक पोजीशन की टर्म में भी आप जानते हो और एक टाइम की टर्म में भी जानते हो। अब आप ऑप्शन सबसे पहले देखो, ये सारे ऑप्शंस आपको टाइम की टर्म्स में या पोजीशन की टर्म्स में, टाइम की टर्म में मतलब डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में भी आ सकता है। आप इसको डिस्प्लेसमेंट लिख दो, या तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में आपसे पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर टाइम की टर्म में। काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता ही है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में नहीं लिखना है, टाइम की टर्म में लिखना है, तो आप वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, आप एक्सेलरेशन को फिर लिखोगे क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और वेलोसिटी को आप लिखोगे क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, है ना। अगर आपको पोजीशन की टर्म में बोलता फिर वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला आता जिसमें एक्स आता है, ठीक है। तो यहां पे हम v की जगह क्या डाल देंगे, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ये, अगर हम ध्यान से देखेंगे, चार्ज की जगह इन्होंने स्मॉल क्यू लिया है, तो यहां से इन्होंने स्मॉल क्यू लिया है, ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, क्यू ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम आ जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है देख सकते हो आप, यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी है, सॉरी क्यू स्क्वायर भी है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो यहां पे ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। A particle of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field and release the kinetic energy। तो यहाँ पे अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपली आप देख सकते हो, आप वर्क डन से भी निकाल सकते हो। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमारा पता है कितना है, क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, वाई, यानी कि यहाँ पे क्यू ई वाई, जो भी मेरा चार्ज है स्मॉल क्यू से लिखा हुआ है क्यू ई वाई। तो सिंपल एक स्टेप में भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, आप हाफ एम वी स्क्वायर से भी कर सकते हो, आप यहां से भी निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर से भी कर सकते हो। यहां पे आप v को फिर क्या लिखोगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, है ना। तो 2 टाइम्स क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू वाई, ये लिख सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू जीरो है, 2a, ए क्या है, क्यू ई बाई एम इंटू एस यानी कि y। तो आप इसको यहां पे डाल सकते हो, 2 क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू वाई, तो आपको वही मिल जाएगा जो आपने करा है, 2 से 2 कट जाएगा, क्यू ई वाई मिल जाएगा। आप वर्क डन से भी कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो यहां से क्यू ई वाई मेरा आंसर आ जाएगा। यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में बताना है। एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल, ये मेटल का स्फीयर है, इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। तो यहां पे दो चार्ज प्लेट्स के बीच में पड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको देखना है। अगर आप पहले पैटर्न में देखो, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, देखो यहाँ के परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, बट यहाँ जाके परपेंडिकुलर नहीं हो रही, कुछ एंगल बना रही है, ये मेटल से कुछ एंगल बना रही है, यानी कि ये नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही डायग्राम है ना। ये डायग्राम और ये डायग्राम में ज्यादा फर्क तो है नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। ये तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, ए और बी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम से ही लग रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, ये सही है। ये क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, यहाँ पे भी आने के बाद वो परपेंडिकुलर है, ऑलमोस्ट 90 है, यहाँ भी परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलरली लीव कर रहा है। आप मेटल स्फीयर की अगर बात करो, उसमें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऐसे परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। वो कहीं से भी आए वो ऐसे परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। वो कभी भी ऐसे किसी एंगल पे नहीं जा सकती, कोई एंगल नहीं बना सकती। तो ये डायग्राम सही है। ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एंगल बन रहा है, प्लेट के साथ भी एंगल नहीं बनना चाहिए, प्लेट से भी वो सीधी निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये थर्ड वाला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्लेट के भी परपेंडिकुलर है और मेटल स्फीयर के भी। यहाँ पे प्लेट से एंगल आपका बदल गया है, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हम मार्क कर देते हैं, ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे कह रहे हैं, मेटेलिक शेल हैज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। इसके अंदर कोई पॉइंट चार्ज होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे क्यू करके, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पे
एरर आ रहा है, तो ये क्यू चार्ज है कैप्ड इनसाइड इट्स कैविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट लाइन ऑफ फोर्स। तो आप याद रखना, यहां पे अगर हम अंदर एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं, ठीक है ना, अगर मैं क्या करूं, ये मेटेलिक स्फीयर है ना, ये इस तरीके से, जिसमें कैविटी मतलब इसके अंदर कोई गड्ढा है, यहाँ पे कोई कैविटी है, यानी कि इसके अंदर रीजन क्या है, अंदर से स्कूप करके बाहर निकाल दिया किसी ने, खालीपन है। जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है ना, खोखलापन, खोखलेपन को, यानी कि यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, इसको कैविटी कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक चार्ज रखोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, पर वो लाइन हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पास है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी परपेंडिकुलरली होनी चाहिए। और मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, ये हम बाद में भी सीखेंगे, E0 इनसाइड मेटल, ये आप याद रखना, मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नजर नहीं आएगी, और जब बाहर निकलेगी ये फील्ड लाइन, फिर से बाहर निकलेगी, परपेंडिकुलरली निकलेगी, तो ये बाहर दोबारा से ऐसे परपेंडिकुलरली निकलेगी, तो जब ये फील्ड लाइन बाहर आएगी तो परपेंडिकुलरली निकल जाएगी इस तरीके से, बट यहां पे अंदर ये 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखानी, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नहीं दिखानी। तो आप देखो पहले ऑप्शन में गड़बड़ क्या है, आप देख सकते हो ये एंगल अब आपका 90 डिग्री नहीं है, तो सीधी सीधी है, तो ये नहीं हो सकता ना, और यहाँ मेटल के अंदर भी फील्ड दिख रही है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मेटल के अंदर फील्ड तो नहीं है, बट आपके ये एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, ये आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये वाला डायग्राम, इसमें क्या गलती है, यहाँ एंगल सही है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, बट यहाँ मेटल के अंदर फील्ड नजर आ रही है मुझे, यहाँ भी मेटल के अंदर फील्ड नजर आ रही है, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है, यहाँ मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एंगल यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, और मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये परफेक्ट डायग्राम है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट चॉइस। ओके, चलो, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, काफी चीजें हमने आज के इस लेक्चर में सीखी हैं, हम लोग एकदम बैलेंस करके चलेंगे, इतनी चीजें पढ़ेंगे एक लेक्चर में कि हम लोग अच्छे से कवर कर पाए, समझ पाए। आज काफी क्वेश्चंस मैंने किए, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कराए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जहां लैंग्वेज में आप लोगों को सवाल दिया गया था, बहुत सारा थ्योरी वाला पोर्शन है जो मैंने आपको लोगों के लिए लिख के भी रखा है, सो दैट हम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर भी कर पाए। हमारे पास समय भी इतना कम है, पर हम सारी चीजें कवर करना चाहते हैं, हम कुछ भी ड्रॉप नहीं करना चाहते, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। अब यहां पे आपकी मेहनत काम लाएगी, आपकी जो मेहनत है वो आप लोगों को आगे लेके जाएगी, ठीक है। ओके, सो हर बार की तरह जैसे मैं कुछ सेशंस के बाद आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी या कुछ सुनाता हूं, तो आज भी मैं आप लोगों को एक अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं, ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोट में सुनाऊंगा, ब्रीफ में सुनाऊंगा, ठीक है। तो ये कहानी मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताना चाहूंगा, जिनके बारे में मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, हमारे प्यारे नेताजी, जो कि एक ऐसे लीडर थे जिसको हम लोगों ने लीडर घोषित किया था, आम जनता ने लीडर घोषित किया था, उन्होंने खुद को लीडर नहीं बोला था, जनता से चुने गए लीडर थे, जनता द्वारा चुने गए लीडर थे। तो ये उनकी लाइफ का एक इंसिडेंस है, एक रियल इंसिडेंस है जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। देखो ऐसा हुआ था, एक समय आया था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप सभी जानते होंगे, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे उस टाइम, इंडिया में जब पार्टी थी जहां महात्मा गांधी जी के अंडर वो काम करते थे, कार्यकर्ता थे, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी नेताजी की, लोग उनको दिल से नेताजी मानते थे, अपना लीडर मानते थे, ये बात सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आया था जब उनके मेथड्स, उनके तरीके और गांधी जी के तरीके मैच नहीं करे, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया वहां से, और अपना कांग्रेस को छोड़ के अब उन्होंने वहां से अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जो पार्टी थी उस टाइम, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको छोड़ के गांधी जी के अंडर थे। ऑब्वियसली उनकी माइंडसेट नहीं मिले, बट वो बहुत अच्छे से गांधी जी को फॉलो करते थे, गांधी जी के प्रॉपर वो भी फॉलोअर थे, ऐसा नहीं है कि गांधी जी के अगेंस्ट थे वो, बट हाँ, सबके तौर तरीके अलग होते हैं, उनको जिस तरीके से आज़ादी चाहिए थी, उनके तौर तरीके अलग थे, तो उन्होंने छोड़ दी वो पार्टी। अब इनका तरीका अलग था, अब इनको क्या करा, जब वो अपने घर गए, अपनी पार्टी छोड़ दी, तो उसके बाद क्या हुआ, इनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत सारे, क्या कहते हैं, स्पाइस लगा दिए। स्पाई का मतलब हुआ यहाँ पे उनको नजरबंद कर दिया, उन पे डिटेक्टिव बिठा दिए बहुत सारे, वो घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे, वो कुछ भी करते थे तो डिटेक्टिव देख के बता देते थे, रिपोर्ट कर देते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत खतरा था, कि उनको पता था ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये कुछ बड़ा करने वाले। तो किस तरीके से छुप छुपाते हुए इंडिया से जर्मनी चले गए। क्यों गए जर्मनी? क्योंकि जर्मन इस टाइम पे जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, और वहां पे जर्मनी, जापान एक साइड थे, है ना, और दूसरी कंट्रीज लाइक यूएसए हो गया और इंग्लैंड हो गया, ये अलग तरीके से लड़ रहे थे। तो ये आपस में इन दोनों की नहीं बनती थी, यानी कि जर्मनी और
ब्रिटिशर्स की आपस में नहीं बनती थी, तो उनको समझ में आ गया कि वर्ल्ड वार में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो क्यों ना जर्मनी के पास जाके मैं वहां मदद मांग लूं। आप जानते हैं जर्मन में उस टाइम किसकी पावर थी, कौन थे वहां के लीडर? डेफिनेटली हिटलर। हिटलर का नाम सभी ने सुना है, और सब जानते हैं ये हिटलर नाम क्यों फेमस है, क्योंकि वो बहुत क्रूर थे और हिटलर से हर कोई डरता था। रीजन बीइंग क्योंकि वो बहुत निर्दय थे और उनके तरीके बहुत अलग तरीके के होते थे। वो बिल्कुल दया नहीं देखते थे, अपने सामने वाले दुश्मनों पे बिल्कुल दया नहीं करते थे, इसलिए उनको हिटलर कहा जाता था। और ऐसे टाइम पे नेताजी ने ये डिसीजन लिया, क्यों ना मैं जर्मनी जाके वहां जाके हिटलर की मदद लूं और देश को आजाद कराऊं। तो इतना बड़ा रिस्क, अपनी जान का जोखिम लेके वो गए, क्योंकि हिटलर के पास जाना बहुत बड़ी चीज है भैया। हिटलर से हर कोई डरता था। अगर उनको नेताजी का आइडिया पसंद नहीं आता तो क्या जाने, कौन जानता है कि क्या करते हिटलर, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं बख्शते थे। अगर उनको कुछ पसंद नहीं आता था तो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते थे उसके अगेंस्ट और कड़े डिसीजन ले लेते थे हिटलर। पर फिर भी नेताजी ने अपना जान की परवाह ना करते हुए देश के हित में अपने आप को, मतलब वहां से डिटेक्टिव से कैसे कैसे बच बचाते हुए, कार में छुप छुपाते हुए, सीट के नीचे कैसे भी वो जर्मनी पहुंचे। ऐसे भी नहीं पहुंचे थे, बहुत मुश्किल से पहुंचे थे, एक दो कंट्री स्टॉप के जाना पड़ा एक बार। आई गेस पहले ढाका गए, फिर उसके बाद अफगानिस्तान थ्रू, मतलब रास्ते से कैसे तैसे होते हुए जर्मनी पहुंच गए। और बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद जाके उनको एक अपॉइंटमेंट मिला हिटलर का, क्योंकि हिटलर हर एक से तो नहीं मिलता था, ठीक है ना, वो सबसे तो नहीं मिलते थे भाई। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट लिया। अब वो हिटलर के ऑफिस पहुंच गए, उनके दफ्तर पहुंच गए, और वहां उनको वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया। एक लॉबी रूम था जहां उनको कहा गया वेट करो, यहीं वो हिटलर आएंगे और आपसे मिलेंगे। तो वहां बैठे हुए थे, और इतने में हिटलर आए, सही में हिटलर आए, और सब उनके आगे झुक गए हिटलर के नाम पे, हेल हिटलर और ऐसे कर करके सब उनके आगे झुक गए। बट ये नहीं झुके, सुभाष चंद्र बोस जी नहीं झुके। उन्होंने जब हिटलर उनके पास आए, हिटलर ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं हिटलर हूं, बताएं आप क्यों आए यहाँ पे। तो सुभाष चंद्र जी ने कहा कि मैं इंडिया से आया हूँ, मेरा नाम सुभाष है, बट मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ, आपसे नहीं। अब हिटलर बड़ा घबरा गया। हिटलर कह रहा मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ मिलने, तुमसे मिलने आया हूँ, और मैं तुमसे हाथ मिला रहा हूँ, और तुम कह रहे हो मुझे हिटलर से मिलना है। अरे मैं ही तो हिटलर हूं ना भाई, मिलाओ मुझसे हाथ, क्या बात है, बताओ मुझे। वो कहते हैं नहीं, आप हिटलर नहीं हो सकते, आप असली वाले हिटलर को भेजें। आप जानते हैं उस समय पे हिटलर ने बहुत सारे बहरूपिये बना रखे थे, और ये बात नेताजी जानते थे। बट आप ये सोचें कि नेताजी को कैसे पता चला, ये हिटलर भी नहीं जानता। तो नेताजी ने कहा चलो नहीं, मुझे असली हिटलर पे मिलना है। तो हिटलर ने अंदर गया, रूम में गया, और दोबारा से हिटलर को किसी और हिटलर को भेजा। उन्होंने कहा कि चलो आप जाके मिलो। तो दोबारा एक आदमी आया, उन्होंने कहा मैं हिटलर हूं, नेताजी से हाथ मिलाने की कोशिश की, पर नेताजी ने फिर हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने कहा आप हिटलर नहीं है, आप मुझे असली हिटलर से ही मिलना है। अब वो बड़ा घबरा गया। आदमी कह रहा है यार इसे कैसे पता चल जाता है मैं हिटलर नहीं हूं, क्योंकि हूबहू सेम शक्ल का आदमी आ रहा है हिटलर जैसा। तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। ऐसे उसने दो तीन हिटलर भेजे, पर हर बार नेताजी ने मना कर दिया, नहीं जी आप हिटलर नहीं है। अब असली हिटलर बौखला गया, भाई ये कैसे हो सकता है, इतना कैसे जान सकता है कोई। हिटलर ने, अब असली हिटलर ने नेताजी को अपने ऑफिस में बुलाया, अपने रूम में बुलाया, और फिर नेताजी ने उनको झुक के सलाम किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे हम, मैं इंडिया से आया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हिटलर ने कहा बाकी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ आपने मुझे पहचाना कैसे, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि मैं हिटलर हूं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो सीधी सी बात है, मैं इंडिया से आया हूं, मदद लेने आया हूं, और किसी इंसान से जब हम मदद लेने जाते हैं तो वो थोड़ा रोब में खड़ा होता है, उसके अंदर एक रोब होता है, एक रुतबे में खड़े होता है। और आप खुद आके कैसे मेरे से हाथ मिलाने आ गए थे? मुझे पता था कि ये असली हिटलर तो कभी झुकेगा नहीं, वो आके हाथ नहीं मिलाएगा। अगर मैं मदद मांगने आया हूं तो मुझे आपके पास आके मदद मांगनी पड़ेगी, मुझे पहले हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और वहां से आप खुद ही पहले हाथ बढ़ा देते थे तो मैं समझ में आ जाता था वो आदमी में खुद हाथ बढ़ा रहा है आगे, यानी कि वो हिटलर नहीं है। यानी कि हिटलर को पहचान लिया नेताजी ने उसके स्वभाव से। उनको पता था हिटलर के बारे में, उनको नॉलेज थी, उससे पहचान लिया। हिटलर बहुत खुश हुआ, और उन्होंने पूरी पूरी मदद दी। और जितने भी वहां पे जितने भी सोल्जर्स थे जो उन्होंने कैदी बना रखे थे, उनको नेताजी को सौंप दिया और कहा अपनी आर्मी बना लो। अब इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? आप सोच रहे होगे सर इस स्टोरी का हमें क्या फायदा, हमें क्या काम। आप सोचो वो कितनी टेंशन का माहौल होगा जब नेताजी हिटलर से मिलने गए होंगे, उनके ऑफिस में होंगे। कितनी मुश्किलों से तो उन्होंने वो मीटिंग अरेंज कराई थी, अपॉइंटमेंट मिला था उनको। ऐसे टाइम में कोई भी इंसान अपने सोचने की शक्ति को भुला देता है, या फिर बहुत नर्वस हो जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, आप नीट का पेपर देने जाते हैं, ड्रॉपर्स हैं, आप जानते होगे जब आप नीट का पेपर देते हो आप कितने नर्वस होते हो। आप यहाँ रेगुलर टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, जब रियल एग्जाम आता है तो आपकी परफॉर्मेंस क्यों खराब हो जाती है? वो नर्वसनेस, वो एग्जाम का फियर, डर, वो आपको पीछे कर देता है। तो आप सोचो नेताजी इतने क्रूशल मोमेंट पे थे जहां उनकी लाइफ का रिस्क था, वो तब नहीं डरे।
तब उनका जो पूरा फोकस था, कितना ज्यादा फोकस था ये जानने में कि सामने ये हिटलर है या नहीं, उनको इतना फोकस था। अगर कोई भी आदमी आगे हाथ मिला जाता, उन्हें पता भी नहीं चलता अगर उनका फोकस ना होता। तो उनका फोकस कितना अच्छा था, वो डर नहीं रहे थे उस टाइम पे, वो घबरा नहीं रहे थे। उनका फोकस उनको आगे ले गया, उनके फोकस ने उनको बताया भैया जो सामने आपसे आदमी मिलने आया वो हिटलर नहीं है। उनके फोकस ने उनको जागरूक रखा। तो इतनी मुश्किल कंडीशन में, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में वो जाके अपना बेसिकली जो कहते हैं ना, अपना बैलेंस नहीं उन्होंने खोया, अपनी अपनी स्थिरता नहीं खोई, अपनी बुद्धि को उन्होंने पे विश्वास रखा और कितना सही जजमेंट दिया। वो गलत भी हो सकते थे, हो सकता है सामने वाला आदमी एक्चुअली हिटलर होता, पर उन्होंने हाथ नहीं मिला के कितना बड़ा रिस्क लिया। सोचो अगर वो असली हिटलर होता, हाथ ना मिलाते, तो कितना बड़ा रिस्क था, हिटलर तो नाराज हो जाता। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं बहुत प्रेशर होता है, बट अपने आप को शांत रखें, कंपोज रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, जो कि नेताजी ने वहां करके दिखाया। उनकी तो जान का भी रिस्क था। आप तो बस एक एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। कॉन्फिडेंस से जाएं, मेहनत करें, जब भी एग्जाम देने जाएं नेताजी को याद कर ले, नेताजी को याद कर लेना, आपके अंदर वो विश्वास आ जाएगा। डर लगता है ना कभी कभी एग्जाम देते हुए, पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सोचो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे आता यही होगा ना। बट आपने अगर अपनी स्थिरता खोली, बॉडी का बैलेंस, माइंड का बैलेंस खो दिया, तो फिर तो गलत ही करोगे आप एग्जाम। तो आप ये देखो मुश्किल समय में भी अगर आप अपने माइंड का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। सो यही आज की स्टोरी जो मैंने सुनाई है उसका मोरल है, यही आज की स्टोरी से सीखते हैं। चाहे जितनी कठिन स्थितियों में आप पहुंच जाएं, जो मर्जी हो जाए, अपने बुद्धि, अपने माइंड का बैलेंस ना खोएं, स्थिरता बनाए रखें। और कुछ ना समझ में आए, अब से अगर आप घबरा जाए, मेरी कहानी याद कर लेना, नेताजी को याद कर लेना, आपको ताकत मिलेगी। ठीक है। सो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। रिवीजन में मैं आपको बोलूंगा आप डीपीपी को जरूर एक बार रिवाइज कर लें। डीपीपी जो आपके पास अपलोड होगी, डीपीपी 2 और 3 जो भी आपको मिलेगी, वो आप जरूर देख लें। और आप मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 फ्रॉम मॉड्यूल आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरी मुलाकात आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में होगी। अच्छा, यहां पे लिखना था, ये होमवर्क स्लाइड है, तो आप इसमें डीपीपी जरूर कर लें, ठीक है ना, और मॉड्यूल भी कर लें। चलें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।